हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएससी हिंदी आंसर राइटिंग के लिए एक बहुत बड़ा क्रांति लेकर के चल रही है, ठीक है। और उसी के तहत सृजन आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग एक प्रोग्राम है जो कि हमारा पिछले करीब 2 सालों से कॉन्टिन्यूसली चल रहा है और उससे आप लोग भली भांति परिचित भी होंगे, ठीक है। जो दोस्त हमारे सृजन बैच के बारे में बिल्कुल परिचित नहीं है, उनके लिए आप देख सकते हैं जो हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, आपको यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में एक टेलीग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। वहां पर आप देखेंगे दोस्तों, तो वहां पर एक मैसेज पोस्ट किया गया है सृजन के बारे में कि सृजन वास्तव में क्या है और हम इसके माध्यम से क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो दोस्त नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है दोस्तों, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। और नहीं तो आप लोग यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस, आप लोग अगर ये लिखते हैं, ठीक है, यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस, ठीक है, 4 CS है ये। अगर आप लोग ये लिखकर टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आप लोगों को हम लोगों का जो चैनल है यूपीएससी हिंदी का, वो आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अगर मैं आपको इस बैच के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं, और आज की हम लोग की जो क्लास है दोस्तों, वहां पर हम लोग करेंगे क्या, सृजन के जो भी दोस्त सृजन बैच को ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट निर्देश हैं, साथ ही साथ जो शेड्यूल है जनवरी माह का, ठीक है, उसको कैसे पढ़ना है, उससे कैसे लाभ लेना है, उसके जो टॉपिक्स हैं उनको कहाँ से तैयार करना है, उस सिलेबस के किस पोर्शन से आते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अच्छा, देखिए, पहली बात दोस्तों, सृजन का जो बैच है वो 18 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। आज हो गया आप लोगों का 17 जनवरी, ठीक है। और देखिए, सबसे पहली बात दोस्तों, मौसम बहुत ठंडा हो चुका है, ठीक है, गलन बहुत बढ़ चुकी है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सुबह के 6 बज रहे हैं, ठीक है। और आप समझ सकते हैं कि इतनी ठंड में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आज मुझे ये क्लास आप लोगों को अपलोड करके देनी है। अगर आज आप लोग ये क्लास देख लोगे, आप लोग शेड्यूल समझ लोगे, सिलेबस समझ लोगे, पोर्शन समझ लोगे कैसे पढ़ना है आप लोगों को, तो आप लोग जो 18 तारीख से आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे, आप लोगों को वहां पर बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो ठंड बहुत है, अपनी थोड़ा सा बचा करके रखिए, हेल्थ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ओमिक्रॉन वेरिएंट आप लोग सुन ही रहे हैं, डेली कोई नया तरह का कोरोना का वेरिएंट सामने आ रहा है, ठीक है। अब इसका तो कोई क्या ही कर सके, लग रहा है कि कोरोना एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जो शाश्वत रहेगी, अब ऐसा लगने लगा है, ठीक है। डेली 1 लाख 1.5 लाख केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को इन सब से बच करके रहना है, अपनी सुरक्षा करनी है, हेल्थ का ध्यान रखना है और साथ साथ में पढ़ाई करते रहनी है, ठीक है। देखिए, 18 जनवरी से यह बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच का जो नाम है दोस्तों, सृजन, सृजन का जो वास्तव में अर्थ होता है कि कुछ सृजन करना, कुछ बनाना, कुछ नया इनोवेशन करना, उसी कॉन्सेप्ट की बेस पर हमने ये आंसर राइटिंग बैच को स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। यहां पर हम लोग एक रचनात्मक अंकुरण का प्रयास करते हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग में कैसे इनरिचमेंट किया जाए, इस पर हमारा पूरा फोकस होता है। आप जानते होंगे कि दोस्तों, जो दिल्ली में तमाम कोचिंग है, बड़ी बड़ी कोचिंग, आप लोग नाम सुनते होंगे, ठीक है, आप लोग जानते हैं, आप लोग बड़ी बात ही परिचित है इन सब चीजों से, ठीक है। वहां पर फीस कितनी है? 1.5 लाख 2 लाख, और पढ़ाते क्या है पूरे साल भर में? बेसिक बुक्स। वो आपको करंट अफेयर्स भी सही से नहीं पढ़ाते वहां पर, ठीक है। और उसका एग्जाम में क्या इंप्लीकेशन होता है ये आप समझिएगा। अगर आपने यूपीएससी मेंस का एक बार पेपर देखा होगा 2021 वाला, तो आप समझोगे जो क्वेश्चन की डाइवर्सिटी है वो किस हद तक की आई हुई है, वो बिना प्रैक्टिस के, बिना स्वयं की निरीक्षमेंट के आप आंसर राइटिंग नहीं कर सकते हैं। तमाम कोचिंगें ऑनलाइन आई होंगी, आप लोगों ने देखा होगा, तमाम कोचिंगें ने अपना अपना सबूत दिया होगा कि मेरे यहाँ से 20 में से 15 क्वेश्चन फंसे थे, मेरे यहाँ से 20 में से 10 क्वेश्चन फंसे थे। अब वो लोग करते क्या है पता है? जैसे मानिए पेपर 1 में क्वेश्चन आया कि गिग इकोनॉमी का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब अगर उन्होंने कहीं गिग इकोनॉमी पढ़ाया हुआ है अपने पूरे चैप्टर में, पूरे 1.5 साल 2 साल की जो क्लास उनकी चलती है ना, पंचवर्षीय योजना चलती है उनकी, वो 2 साल में आपका सिलेबस कंप्लीट कराते हैं 1.5 लाख रुपए लेकर के, ठीक है। तो वहां पर अगर उन्होंने कहीं गिग इकोनॉमी शब्द बोला होगा कभी जिंदगी में, ठीक है, तो वो कहेंगे देखिए वो क्वेश्चन मेरे यहां से आया हुआ है। ये हर कोचिंग का एक स्ट्रेटजी होता है, आपको पता होगा। हम लोग भी सृजन 2 साल से चला रहे हैं, ठीक है, और हम लोगों ने बिल्कुल भी कोई ऐसा सबूत आप लोगों को नहीं दिया, कोई बात नहीं कही कि हमारे यहां से कितने क्वेश्चन फंसे थे, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को कहता हूं कि जो लोग सृजन ज्वाइन किया होगा, जिन्होंने लगातार जिन्होंने सृजन कंटिन्यूअसली ज्वाइन किया होगा, आप लोग एक बार मूल्यांकन करिएगा कि कितने क्वेश्चन सृजन से फंसे थे। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, सब में से। जैसे कि मतलब मुझे बहुत सारे क्वेश्चन अभी याद आ रहे हैं तुरंत, कि अब मैं यहाँ पर बताना नहीं चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि देखिए यूपीएससी हिंदी का जो एक स्ट्रेटजी है, हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि हम प्रैक्टिस के माध्यम से आप लोग में इनरिचमेंट कराएं, ठीक है। आप लोग एग्जाम को टैकल करने के लिए इतनी प्रैक्टिस कर लें कि आपको एग्जाम की डाइवर्सिटी कैसी भी रहे, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी रहे, आप उसको अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। जैसे एक पेपर 1 में क्वेश्चन आता है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ठीक है। आप सभी कोचिंगों ने जरूर कहा कि क्रिप्टो करेंसी मैंने पढ़ाया हुआ था और वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। अरे क्रिप्टो करेंसी पर जो क्वेश्चन पूछा था ना, उस क्वेश्चन का आप एक बार समझिएगा कि जिस
एरिया में जाकर के क्वेश्चन पूछा गया था उस एरिया पर किसी ने भी कमेंट नहीं किया होगा। क्वेश्चन पूछा था कि क्रिप्टो करेंसी का सामाजिक प्रभाव क्या है। सबने बताया होगा क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इसकी चुनौतियां क्या होती है, इसके लाभ क्या होते हैं। हमने अपने टेस्ट सीरीज में यूपीपीसी मेंस का जो टेस्ट सीरीज चल रही है वहां पर ऐसे में एक टॉपिक दिया था क्रिप्टो करेंसी। हमने आंसर राइटिंग बैच में क्रिप्टो करेंसी 2-3 बार कराया हुआ है, हमने भी कराया है, मैं ये बात आपको बता रहा हूं। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा था वहां पर कि क्रिप्टो करेंसी का सामाजिक प्रभाव, वो किसी कोचिंग ने नहीं कराया होगा। ठीक है, तो आप लोगों को वो चीज समझने के लिए ना एग्जाम में जिस प्रकार का क्वेश्चन आ रहे हैं उसको टैकल करने के लिए आप लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो आप लोगों को ऐसी बैचों से मिलेगा, ऐसी बैच आपको बहुत सहायता मिलेगी जहां पर बहुत सारे दोस्त बैठ करके आंसर राइटिंग करते हैं साथ में। ठीक है, मॉडल आंसर आप लोगों को मिलता है, कॉपी चेक करके आप लोगों को इनरिचमेंट करके बताया जाता है कि यहाँ पर इस केस स्टडी को जोड़िए, इस ग्राफ को जोड़िए, इस इफेक्ट को इंक्लूड करिए, इस रिपोर्ट को इंक्लूड करिए, तब आप लोगों की आंसर राइटिंग में इनरिचमेंट होता है। ठीक है, ये बात समझिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो बैच है ये है दैनिक उत्तर लेखन मूल्यांकन कार्यक्रम। यहाँ पर हम लोग का पूरे महीने में 24 दिन की आंसर राइटिंग होती है। डेली 2 क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, 48 क्वेश्चन इस प्रकार से आप लोगों को डिस्कस होता है। ठीक है, अगर आप लोग ये शेड्यूल देखेंगे अभी तो यहाँ पर आप लोगों को शेड्यूल में दिखेगा कि 48 टॉपिक यहाँ पर मैंने अभी लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मैं इस टेलीग्राम को तो हटाऊंगा, यहाँ पर आप देखिए 1 मिनट, हाँ ये रहा, ये देखिए आप लोग दोस्तों, यहाँ पर डे 1 के 2 टॉपिक दिए हुए हैं, डे 5 के 2 टॉपिक दिए हुए हैं। ऐसे ही करके हमने सारे टॉपिक, ठीक है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 चारों से दिया हुआ है। अच्छा, इसमें जो सीरीज होती है वो ऐसे होता है कि डे 1 में GS1 का क्वेश्चन होगा, डे 2 में GS2 का क्वेश्चन होगा, डे 3 में GS3 और डे 4 में GS4। और यही जो सीरीज होती है ये कॉन्टिन्यूसली आगे 24 दिन तक आप लोगों की चलती रहती है। ठीक है, अच्छा, ये जो बैच है दोस्तों ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ठीक है, मॉडल आंसर दोनों माध्यम में दिया जाता है, तो इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, पहली बात। अच्छा, अभी हम लोग कुछ मॉडल आंसर भी देखेंगे टेलीग्राम चैनल पर, हालांकि मैंने अपलोड किया हुआ है, लेकिन हम लोग इस क्लास में उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। ये जो बैच है दोस्तों ये यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग दोनों प्रकार के प्रश्नों को टैकल करते हैं। ठीक है, पीसीएस के भी कुछ स्पेशल क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन होते हैं जिनको हम यहाँ पर टैकल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों देखिए जो ये पूरा बैच है ना, ये अगर आपने यूपीएससी हिंदी का मोटो देखा होगा, देखिए अगर मैं आपको यहाँ पर मोटो दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूपीएससी हिंदी अपने ध्येय वाक्य सिद्धि भवति कर्मजा को श्रीमद् भगवद गीता से ग्रहण करता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों, ये जो गीता का जो स्टेटमेंट है इसका मतलब ये होता है कि सक्सेस इज अचीव थ्रू द प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, उसके हिसाब से आपको जो सफलता होगी वो मिलती है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए सृजन आंसर राइटिंग का पूरा बैच चलता होता है। ठीक है, सप्ताह में लगभग 6 दिन की आंसर राइटिंग होती है, 1 दिन की छुट्टी होती है, और ऐसे करके महीने में 24 दिन का कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अभी जो जनवरी बैच, जो दिसंबर बैच चल रहा था हम लोग का, वो बैच करीब 1.5 महीना चला था। ठीक है, मैं इस बात के लिए आप सभी से माफी मांगता हूं, जो बैच वो ज्वाइन किया होगा जिन दोस्तों ने, उन्होंने देखा होगा कि वहां पर वो जो बैच चला था वो करीब 1.5 महीना लंबा हो गया था। ठीक है, और इसी वजह से जो हमारा नया बैच है उसको स्टार्ट करने में बहुत देरी आई। कारण क्या दोस्तों कि अभी हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पर मेंस की टेस्ट सीरीज हम लोग की चल रही थी 2021 के लिए, जो यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, अब उस वजह से हम लोग का जो थोड़ा सा वर्क एफिशिएंसी है वो उस तरफ ज़्यादा वो हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, इस वजह से ये बैच थोड़ा सा लेट हुआ, बस लेट हुआ है। ठीक है, आप लोगों को सभी कॉपी चेक होकर मिल जाएंगी, मॉडल उत्तर आप लोगों को लगभग मिल गए होंगे, जो नहीं मिले होंगे वो भी 1 दिन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो बैच अपने पूरी अच्छे से चला है, बस लेट हुआ है, ये बात मैं आप लोगों से मानता हूँ, तो इस बात के लिए आप लोग माफ करिएगा। ठीक है, अगले बैच में ये दिक्कत नहीं होगी क्योंकि टेस्ट सीरीज हम लोग की यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब देखिए इसकी जो मेन विशेषताएं हैं, मेन विशेषता आप लोगों को मैं मॉडल आंसर के थ्रू समझा दूंगा कि कैसे ग्राफ, फैक्ट्स, रिपोर्ट्स, किसी इंडेक्स को कहाँ कैसे हम लोग कोट करते हैं उस मॉडल उत्तर में, ये आप लोगों को वहां पर मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा देखिए होगा क्या, आप लोगों को शाम को 6 बजे, ठीक है, 6 PM पर क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम एक ग्रुप होगा हम लोग का जहां पर आप फीस पेमेंट करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो फीस है दोस्तों वो है 1200 रुपये नए छात्रों के लिए और 1000 रुपये है पुराने छात्रों के लिए। तो वो बैच आप लोग वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 6 बजे आप लोगों को क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा, वो क्वेश्चन आप लोग वहां पर दे सकते हैं। 24 घंटे में प्रयास करिएगा उस क्वेश्चन को आप लोग लिख करके उसकी प्रॉपर PDF बना करके ग्रुप में अपलोड कर दीजिए। उसके बाद करीब 48 से 72 घंटों में वो कॉपी आप लोगों की इवेल्यूएट होकर के आप लोगों को वापस से मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल पर अगर जाएंगे, हम लोग का जो हिंदी का चैनल है वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर सबको डिटेल दिया हुआ है कि भुगतान कैसे करें, भुगतान के बाद क्या करना है हम लोग को, और जो मेरा मेन उद्देश्य है सैंपल चेक कॉपी और इंग्लिश और हिंदी, यहाँ पर देखिए आप दोनों दोस्तों, तो यहाँ पर दोनों अपलोड की गई है। साथ ही साथ करीब 5 मॉडल आंसर यहाँ पर अपलोड किया गया है। ठीक है,
तो ये दोनों चीज आप यहां पर देख सकते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक देखा नहीं है सैंपल चैट कॉपी या फिर मॉडल आंसर, वो यहां पर देख सकते हैं। देखिए इंग्लिश की भी सैंपल चैट कॉपी अपलोड की गई है, हिंदी की भी अपलोड की गई है, ठीक है। साथ ही साथ मॉडल आंसर, करीब 5 मॉडल आंसर अपलोड किया गया है GS 1 2 3 4 5 का, मतलब 4 तक का, उसके बाद 1-2 रिपीट होंगे वहां पर, तो वो आप लोग वहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये जो सैंपल चीजें हैं ये आप लोग देख करके अपनी तैयारी हिसाब से करिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर शेड्यूल पर, ठीक है। इस शेड्यूल का प्रयोग हम लोग को कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि शेड्यूल को करने से पहले आप लोग को जो एक काम करना पड़ेगा, वो काम ये करना पड़ेगा कि आप लोगों को पाठ्यक्रम यहाँ पर प्रिंट कर करके अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है। जो दोस्त अभी तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके पास पाठ्यक्रम नहीं है, सिलेबस नहीं है, यूपीएससी और पीसीएस जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर दोनों की कर रहे हैं तो दोनों का रखिए, नहीं तो यूपीएससी या पीसीएस जिसकी कर रहे हैं उसकी रखिए, ठीक है। दोनों का सिलेबस, प्रीलिम्स का तो छोड़ सकते हैं आप, मेंस का प्रॉपर प्रिंट करके अवश्य रखिए, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। और करना क्या, देखिए बात समझिएगा। जैसे मानिए आपको डे 1 में आपके सामने कोई 2 क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, 2 टॉपिक दिया गया होगा, 2 क्वेश्चन दिया गया होगा, उन टॉपिक को सर्च करिए कि GS 1 में वो टॉपिक कहां पर आता है, ठीक है, वो क्वेश्चन कहां से बिलोंग करता है, उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सिलेबस में किस किस पॉइंट के अंदर उसको हम समझेंगे, ये आप लोगों को करना पड़ेगा। सभी दोस्त जो सृजन की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ये बात जरूर करिए कि पाठ्यक्रम प्रिंट करके रखिए और पाठ्यक्रम में से सेलेक्ट करिए कि अच्छा ये टॉपिक पाठ्यक्रम के इस पोर्शन से आया हुआ है, तब आप लोगों को पाठ्यक्रम याद होगा। अगर मैं अभी यहां से पूछ दूं दोस्तों आप लोगों से कि आप में से कितने दोस्तों को पाठ्यक्रम याद है GS 1 2 3 4 का, ठीक है, या फिर आप पाठ्यक्रम बता सकते हैं कि अच्छा ये टॉपिक यहां पर दिया हुआ है, तो मुझे लगता है कि 10% लोगों को भी याद नहीं होगा। और पाठ्यक्रम याद करना कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप सृजन के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन टैकल करने लगे, अच्छा ये क्वेश्चन सिलेबस के इस पोर्शन से दिया हुआ है और इस पोर्शन में इस टॉपिक के अंतर्गत ये पॉइंट दिया हुआ था, तो वो सारे पॉइंट आपको आंसर राइटिंग में लिखने होंगे, ये लिंक होता है, ठीक है। GS 1 2 3 और 4 इन चारों के सिलेबस का प्रॉपर डिस्कशन गौरव सर ने यूट्यूब पर किया हुआ है, तो वो सारी वीडियो 1 2 3 4 की प्रॉपर जो सिलेबस डिस्कशन है वो जरूर देखिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर यूट्यूब के, ठीक है। और उसके माध्यम से आप लोग अपनी पूरी सिलेबस को समझने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रैक्टिस वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए क्या करना है दोस्तों, कि आगे आप लोगों का आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है हम लोग की, यूपी पीसीएस मेंस लाइव टेस्ट सीरीज है। दरअसल देखिए हम लोग को वीडियो के बीच में ना सेल्फ प्रमोशन करना ही पड़ता है, हमारा प्रमोशन करने कोई और नहीं जाएगा। टीम इतनी ज्यादा मेहनत कर रही है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप लोग टीम इतनी मेहनत कर रही है कि मतलब हम लोग देखिए सुबह 6 बजे मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इतनी ठंड है, मतलब मेरी हालत खराब हो चुकी है, ठीक है। लेकिन क्या करें आदमी, यहाँ पर बैठ के काम करना है तो करना है, हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है इस बात का, ठीक है। आप देख रहे होंगे इस समय वीडियो कुछ कम जा रहे हैं यूट्यूब पर, वीडियो गौरव सर की करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, साइंस एंड टेक की हम लोग की सीरीज चल रही है, इसके अलावा ज्यादातर वीडियोस नहीं अपलोड हो पा रहे हैं। उसका कारण यही है दोस्तों कि टीम को जो बैकग्राउंड वर्क है ना वो बहुत ज्यादा करना पड़ जा रहा है। अभी मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है और सृजन के आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, तो इन सब पर हम लोग इतना बिजी हो चुके हैं कि अभी हम लोग और काम करने का समय नहीं मिल पा रहा है। हालांकि आप लोगों से एक वादा है मेरा, ठीक है, 2 वादा लबल मैं करूंगा। प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स फरवरी में आएगा, ठीक है, साथ ही साथ सीसेट के लिए एक कोर्स हम लोग लॉन्च करेंगे, तो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स और सीसेट का एक कोर्स, ये दोनों आप लोगों को फरवरी में जरूर मिलेगा। जैसे ही मेंस की टेस्ट सीरीज समाप्त होगी, ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रीलिम्स और सीसेट इन दोनों के लिए स्पेशल सीरीज लेकर के आने वाले हैं। तो आप लोग एकदम तैयार रहिए, आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और अभी आंसर राइटिंग पर एकदम फोकस्ड रहिए, ठीक है। तो देखिए ये आप लोग देख सकते हैं, इसका भी डिटेल आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, मैं यहां पर बताना नहीं चाहता हूं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक्स पर, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है उन सभी दोस्तों के लिए जो जिन्होंने जैसे अभी तक जितने हम चीजें डिस्कस कर रहे थे, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट होंगे, ओल्ड सिटीजन्स होंगे, उनको बोरियत हो रही होगी, ठीक है। लेकिन ये पोर्शन अब मैं जो कराने जा रहा हूं, जो मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे इन टॉपिक्स को पढ़ना है वो समझिएगा, ठीक है। देखिए मानिए आपको ये शेड्यूल मिल गया, ठीक है, अब इसका यूज कैसे करेंगे आप। पहले दिन टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब इससे आपको कैसे लिंक करना, तो 2 चीज समझिए। पहली बात, सबसे पहले आप देखिए पाठ्यक्रम में ये पोर्शन कहां पर आता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा एक बात और समझिएगा, ऐसा हो सकता है कि कोई एक टॉपिक जो आपका GS 1 में उस टॉपिक पर क्वेश्चन आया हुआ है और उस टॉपिक के बारे में आपको GS 3 के
सिलेबस में देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर देता हूं, यूपीएससी और पीसीएस दोनों ऐसा काम करते हैं। अभी हाल ही में क्रिप्टो करेंसी पर क्वेश्चन आया था, जिस पर अभी हमने चर्चा की, ठीक है, कि क्रिप्टो करेंसी का सामाजिक प्रभाव, जो अभी फलाना डेका हम चर्चा किया था, वो क्वेश्चन आया था अभी। अच्छा, वो क्वेश्चन आया था जीएस 1 में, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इस बात का दावा कर रहे होंगे कि क्रिप्टो करेंसी पर उन्होंने क्वेश्चन दिया है, वो जीएस 3 में दिया होगा, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है। लेकिन उस पर क्वेश्चन जो पूछा वो उसके सोशल इश्यूज पर पूछा हुआ है, सामाजिक प्रभाव पर पूछा हुआ है। तो ये दिक्कत हो सकती है, ये चेंज होता है, यूपीएससी भी ऐसा करता है और हम लोग भी ऐसा करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो उद्देश्य है कि आप लोगों को हर लेवल पर तैयार करना। आप लोगों के सामने बाउंसर क्वेश्चन भी मिलेंगे, आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि जो पहला क्वेश्चन है, ये बेहद बेसिक क्वेश्चन है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अगर आपने बेसिक एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो एनसीईआरटी जो क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक होती है, वहां पर ये टॉपिक आप लोगों को बेसिक तौर पर देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन है, तो वहां से आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब करना क्या है आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में, तुरंत वो एनसीईआरटी की बुक खोलिए, क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी, या फिर आपने अगर कोई नोट्स बनाया हुआ है ज्योग्राफी का, ठीक है, वो खोलिए और वहां से आप इस टॉपिक को पढ़िए। अच्छा, पढ़ने के साथ साथ क्या करना है, इसका डायग्राम, ठीक है, पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर का जो डायग्राम बना सकते हैं आप, ठीक है। एक बात समझिएगा दोस्तों, डायग्राम बनाने का बिल्कुल मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको एकदम 100% सुंदर बनाएं, ठीक है। डायग्राम बनाने का उद्देश्य ये होता है कि आप 15-20 सेकंड का समय लें, ठीक है। मान लीजिए आप 50 सेकंड का समय ले रहे हैं या फिर 30 सेकंड का समय ले रहे हैं, उतने कम समय में आप उस डायग्राम को इतना अच्छे से बना दें कि एग्जामिनर पढ़ करके समझ जाए कि अच्छा, जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, जो जिसने कॉपी लिखी है, उसको इस टॉपिक के बारे में आइडिया है, उसको क्वेश्चन का पूरा आंसर पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, बस वो डायग्राम देखकर समझ जाए कि हाँ बिल्कुल आइडिया है। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, कई बार लोग क्या करते हैं कि हम लोग बार बार कहते हैं मैप बनाइए, डायग्राम बनाइए, तो कई लोग क्या करते हैं, माने भारत का कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, तो वो बस भारत की आउटलाइनिंग बना देते हैं कि भारत की आउटलाइनिंग ऐसी है, ठीक है, बस छोड़ दिया। नहीं, आपको अपने डायग्राम में, आपको अपने मैप में कुछ इनपुट्स डालने पड़ेंगे, कुछ फैक्ट्स डालने पड़ेंगे, कुछ आंकड़े ऐड करने पड़ेंगे वहां पर आप लोगों को, ठीक है। ये काम जो है आप लोगों को वहां पर करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायग्राम से आप लोग जो एग्जामिनर उसको कुछ समझ में आए, बस डायग्राम डायग्राम कहने के लिए ना हो, उसमें कुछ इनपुट्स हो, कुछ उससे उस डायग्राम को देख करके कुछ चीजें आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। पहली बात ये, तो आप लोगों को करना क्या, इस टॉपिक को एनसीईआरटी या नोट से पढ़िए, डायग्राम देखिए और इसके संदर्भ में कोई एक अच्छा कंक्लूजन, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग इस टॉपिक के रिलेटेड कोई एक कंक्लूजन तैयार करके रखिए। देखिए, अभी आपको इसका क्वेश्चन नहीं पता कि क्वेश्चन क्या आएगा, ये सिर्फ टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चन आपको पता चलेगा जिस दिन पहला क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा, उस दिन आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो अभी आप लोग इस टॉपिक की सारी डाइवर्सिटी को तैयार करिए, इससे जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उसको देखिए, ठीक है, और एक बेसिक अप्रोच से आप लोग इस टॉपिक को पढ़ करके खत्म कर दिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा टॉपिक है दोस्तों भूकंप या अर्थक्वेक, ठीक है। अब देखिए, जनरली जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो इस बार एक क्वेश्चन आया था 2021 में यूपीएससी के पेपर में ज्वालामुखी के संदर्भ में, ठीक है, और जीएस 1 में आया था। मैं फिर से कह रहा हूं, जीएस 1 में क्वेश्चन आया था ज्वालामुखी के संदर्भ में, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और उसी के बेस पर हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है भूकंप। हमारा जो एक उद्देश्य और है, वो उद्देश्य ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टैकल करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो मॉडल आंसर है ना दोस्तों, आप लोगों को मार्केट में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉडल आंसर आप लोगों को बेस्ट मॉडल आंसर कहीं पर नहीं मिलेगा, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों, हो सकता है कि हम लोग की कॉपी 1-2 कॉपी चेक करने में कहीं आपको गड़बड़ी मिल जाए, ठीक है, हो सके कॉपी आपको, आपकी सेटिस्फेक्शन आपको ना मिले कॉपी चेक होने में, लेकिन मॉडल आंसर पढ़ करके आप लोगों को सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगा, इस बात की गारंटी हम दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए दूसरी बात कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं कि 2-3 क्वेश्चन हम लोग हर सीजन में प्रीवियस ईयर से उठा करके इनपुट डालते हैं यहां पर, ताकि आप लोगों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती रहे। जिन दोस्तों ने सीजन की पहले 4-5 महीनों में प्रैक्टिस की होगी, उन्होंने देखा होगा कि करीबन 15-20 क्वेश्चन जीएस 4 के, स्पेशली मैंने क्वेश्चन दिए थे जीएस 4 के, तो मुझे याद है कि मैंने जीएस 4 के करीब 15 से 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठा करके दिया हुआ है, यूपीएससी और पीसीएस दोनों मिला करके, तो उनसे आपकी प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस अच्छी खासी होती है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर ज्वालामुखी का क्वेश्चन आया हुआ इस बार, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया भूकंप। अच्छा, ये टॉपिक आपको पता है, अब पढ़ना क्या होगा आप लोगों को इसके बारे में, 2-3 चीजें। पहला, आप लोगों को इसका कारण समझना पड़ेगा कि क्यों अर्थक्वेक आता है, ठीक है, इसका प्रभाव क्या होता है, ठीक है। साथ ही साथ
इसमें आपदा प्रबंधन, चूंकि आपदा प्रबंधन आप देखे होंगे, आपदा प्रबंधन एक GS3 का सिलेबस होता है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है वो GS3 में आता है। लेकिन मैं कह रहा हूं आप लोग अभी पढ़ डालिए, ठीक है, जब आप भूकंप पढ़िएगा तो आप कारण, प्रभाव, आपदा प्रबंधन, ठीक है, और कुछ सजेशन, ठीक है, सुझाव, आगे की राह, तकनीकी सलाह कि हमको इस तकनीक का प्रयोग करना चाहिए ताकि जो है भूकंप के संदर्भ में जो जान माल की हानि है वो कम हो सके, ठीक है। यहाँ पर आप NDRF, SDRF के कुछ कोर्स कर सकते हैं, कुछ उनके इनपुट्स दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको अपने आंसर को इनरीच बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये बात समझिए। अच्छा, डे 5 का टॉपिक है दोस्तों कि विश्व एवं भारत में धातुओं का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेटल्स इन द वर्ल्ड एंड द इंडिया। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इस बार फिर 2021 में क्वेश्चन आया UPSC का, जहां पर खनिज तेल का जो खनिज तेल जो मिनरल ऑयल है उसका वितरण पूछा हुआ है और कह रहा है कि इसका जो इसमें जो असमानता है इसके वितरण में, उसकी क्या बहुआयामी प्रभाव होंगे, जो मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट होगा, उसका इंपैक्ट होगा, वो क्या होता है, वो खनिज तेल के संदर्भ में पूछा हुआ है। तो यहां पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों कि धातुओं का जो वितरण है, ठीक है, उसके संदर्भ में यहाँ पर क्वेश्चन एक दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है। अब आप लोगों को क्या करना होगा, इसके लिए आप लोगों को फिर से एक मैप तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, इंडिया का और विश्व का दोनों, कि कहां कहां पर कौन कौन से धातु मिलते हैं। एक मैप देखिए, जनरल मैप, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग एकदम 100% एकदम सही मैप बना करके दीजिए, एक जनरल मैप कम से कम समय में बना करके आप लोग यहां पर तैयार करके रख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब कुछ इसका वितरण का एग्जाम्पल देख लीजिए, कहां कहां पे कौन कौन सी धातुएं पाई जाती है वो देख लीजिए, ठीक है, उनका प्रयोग कैसे होता है, और ये सब चीज आप एक बार देख लीजिए। ये बेसिक टॉपिक है ज्योग्राफी का फिर से। अच्छा, अगला है मृदा निम्नीकरण, सॉइल डिग्रेडेशन। अब यहां पर आप क्या करिए, यहां पर फिर वही आपको कि कारण, प्रभाव, ठीक है, और सरकारी प्रयास। सरकारी प्रयास आप बता सकते हैं क्या, जो सॉइल हेल्थ कार्ड अभी जारी हुआ है, ठीक है, सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड की एक बहुत ही शानदार स्कीम जारी की हुई है, उसको आप सरकारी प्रयास में ऐड कर सकते हैं। फिर आप कुछ कंक्लूजन दीजिए, कुछ सलाह दीजिए, आप बताइए कि SDG से मृदा निम्नीकरण को अगर हम रोक लेते हैं, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन यूटिलिटी एक किसी की पहल है, ठीक है, UNCCD की शायद, आप लोग एक बार देख के बताइए किसकी पहल है वो, उस पहल को, SDG को आप लोग कंक्लूजन में इनपुट करिए। देखिए, कंक्लूजन आप सभी का, अगर हम मानिए हम एक दिन में अगर 50 कॉपी चेक करते हैं तो उसमें से करीब 40 कॉपी का कंक्लूजन बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो उस कंक्लूजन को सुधार करने के लिए क्या करना है पता है आप लोग, कुछ नहीं, आप लोग 2-3 चीज याद करिए, SDG की सारी रिपोर्ट्स, ठीक है, सेकंड ARC, ठीक है, कुछ नीति आयोग की कुछ कमेंट्स आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, और यूनेस्को या UN की कुछ कमेंट्स आप लोग यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को हर टॉपिक के संदर्भ में एक बार सोचनी पड़ेगी कि क्या आप किसी टॉपिक को SDG से जोड़ सकते हैं। भूकंप यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, भूकंप के राहत के लिए SDG में कौन सा जो लक्ष्य है वो उसके संदर्भ में अच्छा साबित हो सकता है, वो आप लिंक करने का प्रयास करिए, ठीक है। आप यहां पर संविधान को लिंक कर सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों उसको लिंक कर सकते हैं, DPSP को लिंक कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे लिंक करते हुए आप क्या करिए, कोई अगर आपने कोई कमेटी रिसेंट में फॉर्म की गई उसके संदर्भ में, तो उस कमेटी का जिक्र करके कुछ सुझाव दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को कंक्लूजन में ऐड करनी पड़ेंगी। कंक्लूजन को प्रभावी रखिए, एग्जामिनर के माइंड में 2 चीजों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। पहला प्रभाव पड़ता है इंट्रोडक्शन का, दूसरा प्रभाव पड़ता है निष्कर्ष का, कंक्लूजन का। मेन बॉडी में अगर आप थोड़ा बहुत डाटा इधर उधर करते हैं तो चलेगा, ठीक है, लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इन दोनों पर आप लोगों को वर्क करना पड़ेगा। आंसर राइटिंग के लिए डेली शाम को 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस गौरव सर कराते हैं, ठीक है, वो आप लोग सीरीज बहुत जरूर देखिएगा, ठीक है। बेस्ट सीरीज है 90-100 क्लासेस के करीब उसमें, ठीक है, जहां पर डेली 2 क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है। तो वो अगर आप लोग बेसिक से देख रहे होंगे तो आप लोगों की आंसर राइटिंग बहुत अच्छी खासी लेवल पर पहुंच गई है। आप लोग समझ चुके हैं कि निष्कर्ष कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे देना है, ये बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप लोगों को आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अगला देखिए, अगला टॉपिक है दोस्तों सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है, एकदम आर्ट एंड कल्चर का बेसिक टॉपिक है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको लिंक कर सकते हैं रिसेंट में अभी जो यूनेस्को ने एक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, ठीक है, वहां से लिंक करते हुए आप इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। एक अच्छा इंट्रोडक्शन वहां से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब आप पढ़ लीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से स्थल फेमस है, वहां पर क्या क्या चीजें मिली हैं, ठीक है, कौन कौन सी कलाएं विद्यमान थी उस टाइम पर, उनको आप एक बार पूरा रिवीजन स्टडी कर लीजिए, ठीक है। बेसिक है, आर्ट एंड कल्चर का बेसिक टॉपिक है, तो तैयार कर लीजिएगा। अगला है महाजनपद कला, ठीक है, महाजनपद काल, ठीक है, महाजनपद काल के बारे में भी आप लोग कब से कब तक रहा, कौन कौन से फेमस राजा हुए, उन राजाओं ने क्या क्या कार्य किए विशेष तौर पर, उन सब चीजों का आप लोग को यहाँ पर बेसिक स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब देखिएगा दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन जैसे है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में, बुद्धिज्म।
अब देखिए अगर बुद्धिज्म पर क्वेश्चन आता है, बुद्धिज्म पर क्वेश्चन दो जगह आ सकता है, ठीक है। एक आ सकता है आप लोगों का GS1 में और आ सकता है एक GS4 में, ठीक है। GS4 में मैंने पिछले सीजन के बैच में दिया था क्वेश्चन, अगर आपने देखा होगा तो वहां पर मैंने आप लोगों से पूछा था कि बुद्धिज्म की जो शिक्षाएं हैं वो वर्तमान तौर पर कहां कहां प्रासंगिक है, वो क्वेश्चन मैंने वहां पर दिया हुआ था। तो वैसे ही क्वेश्चन एक GS होने बन सकता है कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में आप बताइए कि उनसे कौन कौन सी शिक्षा मिलती है, या उनकी जो प्रमुख कलाएं हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन सी कला फेमस थी, ठीक है, मंदिर कला, स्थापत्य कला, जो उनकी भाषा थी, जो उनकी लिपि था, वो क्या था, वो आप लोग वहां पर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं कि इनकी कौन कौन सी जो एजुकेशन दिया था इन्होंने, जो फिलॉसफी दी थी, जो शिक्षा दिया था, ठीक है, उसके बारे में देखिए। बौद्ध धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई वो देखिए, इसकी विशेषता क्या थी, इसकी कौन सी भाषा प्रयोग हुई थी, कौन से राजा उस समय फेमस थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म बेहद शानदार टॉपिक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों प्रीलिम्स और मेंस दोनों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप दोनों वहां से तैयार करके रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वी औपनिवेशीकरण, ठीक है, डी कॉलोनाइजेशन। अब देखिए डी कॉलोनाइजेशन जो दोस्तों है ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, और आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ज़्यादा परेशान मत होइएगा। अगर आप लोगों को टॉपिक तैयार नहीं है तो आप लोग इसको क्या करिएगा, बेसिक जो मॉडल आंसर आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है, वहां से आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर, ये भी देखिए आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बेसिक बुक आती है, जो कि आप लोग पढ़ करके बेसिक टॉपिक वहां से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मानिए अगर आपने बेसिक टॉपिक तैयार नहीं किया है तो आप क्या करेंगे, आप क्या करिए, आप मॉडल आंसर उठाइए, जो मॉडल आंसर आप लोगों को दिया जाए सीजन के द्वारा, वो मॉडल आंसर उठाइए और उससे आप लोग शॉर्ट नोट्स बना के तैयार करिए, ठीक है। उससे आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए। देखिए सृजन बैच की खासियत क्या है ना, मैं आपको समझाऊं। अगर यहाँ पर हर महीने 48 टॉपिक कवर किए जाते हैं, ठीक है। अगर आप 12 महीने इसको ज्वाइन करके रखते हैं, ठीक है, करीब करीब कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 600 मेरे हिसाब से, अगर मेरे कैलकुलेशन सही है तो बेइज्जती मत कराइए बस, ठीक है। हाँ, 12×5=60, एक 600 क्वेश्चन करीब यहाँ पर टोटल आप लोगों के हो रहे हैं। अब देखिए 600 क्वेश्चन अगर आप लोगों को 12 महीने ज्वाइन करने पर प्रैक्टिस हो जाती है तो ये पूरे प्रॉपर 600 टॉपिक है सिलेबस के आप लोगों के। 600 टॉपिक मतलब उनमें कौन से फैक्ट होंगे, कौन से आंकड़े होंगे, कौन से केस स्टडी बनेगी, कौन से एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं, वो सारी चीज आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यही आप लोग करना है। वर्ल्ड हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में दो काम आप लोग कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं सीधे सीधे मॉडल आंसर तैयार कर सकते हैं अपना, ठीक है। दूसरी बात, आर्ट एंड कल्चर के लिए जो करंट अफेयर्स की विजन की मैगजीन आती है, वहां पर भी एक आर्ट एंड कल्चर का प्रॉपर सेक्शन होता है, तो वो सेक्शन आप लोग वहां से तैयार करिए। बहुत अच्छा सेक्शन है, मतलब करंट अफेयर्स के लिए जो विजन की क्लास चल रही है यूट्यूब पर, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, करिएगा। देखिए अभी क्या दिक्कत है ना कि चूंकि हम लोग को जो आउटपुट मिलना चाहिए, जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, जो मेहनत कर रहे हैं, उसका जो आउटपुट मिलना चाहिए वो बहुत कम है। इस वजह से कई बार गौरव सर बोल देते हैं कि हम लोग क्लास को बंद कर देंगे, लेकिन निश्चिंत रहिए क्लास इतना जल्दी बंद नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग को सारी क्लास विजन की वहां से करिए, वहां पर आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया जाता होगा, तो जो बेसिक टॉपिक है वो वहां से आप लोग तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है कि कांग्रेस और अन्य राजनीतिक संगठन, इसकी विशेषता, स्वतंत्रता संघर्ष में इसकी भूमिका, ये एक टॉपिक दिया हुआ है। अब ये टॉपिक आप जो बेसिक स्पेक्ट्रम की बुक होती है वहां से तैयार करिए, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर आपने नोट्स बनाया हो तो वहां से तैयार कर सकते हैं। हो सके आप लोगों को टॉपिक तैयार हो, अगर तैयार है तो आप लोग डायरेक्ट मॉडल आंसर लिखिए, मतलब सॉरी मॉडल आंसर लिखिए अपना, जो आप लोगों को सेशन का आंसर मिलेगा लिखने को, वो आंसर प्रॉपर वहां पर लिखिए, तब आप लोगों की उसकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होगी। ऐसा ही है कि ग्रामीण समाज में संरचनात्मक परिवर्तन और इसके प्रभाव, और ग्रामीण समाज में संरचनात्मक परिवर्तन, ये एक एनसीईआरटी का ना, एनसीईआरटी का प्रॉपर एक ये चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर का नाम ही ये दिया हुआ है शायद कि स्ट्रक्चरल चेंज इन द रूरल सोसाइटी एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है। तो आप लोग को दो चीजें करनी पड़ेंगी, इसमें दो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। एक पूछा कि स्ट्रक्चरल चेंज, जो संरचनात्मक परिवर्तन है, वो कौन कौन से परिवर्तन वहां पर हो रहे हैं, ग्रामीण समाज में कौन कौन से संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, उसके बारे में टिप्पणी करिए, ठीक है। फिर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा देखिए, जब भी आप लोगों से प्रभाव पूछे तो दो चीज समझिएगा, एक उसका पॉजिटिव प्रभाव और एक उसका निगेटिव प्रभाव, तो ये दोनों आप लोगों को बताना है। कई बार लोग क्या करते हैं, प्रभाव का मतलब सिर्फ निगेटिव प्रभाव बता देते हैं या फिर सिर्फ पॉजिटिव प्रभाव बताते हैं, नहीं, जनरली आप लोगों को पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रभाव बताना पड़ेगा। हालांकि जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि मानिए पूछा है कि संगठित अपराध, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो GS3 में एक टॉपिक होगा संगठित अपराध, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पर संगठित अपराध, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो जैसे ये टॉपिक है, इस टॉपिक करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, UNODC
जो ड्रग्स एंड कंट्रोल ब्यूरो जो होता है यूएन का, वो उसकी एक रिपोर्ट उठाइए, उसकी कुछ आंकड़ों को दीजिए इंट्रोडक्शन में, भूमिका लिखिए। प्रभाव पूछता है अगर आप लोगों से, तो प्रभाव में आप लोगों को नकारात्मक प्रभाव ही बताने हैं। यहां पर आप लोग प्रभाव में पॉजिटिव प्रभाव मत बताने लगेगा कि नहीं सर ने तो कहा है कि प्रभाव का मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, तो मैं पॉजिटिव प्रभाव इसका बताऊंगा। नहीं, ये गलती नहीं करनी है। ऐसे जो एकदम निगेटिव टॉपिक्स है ना, उनके आप लोगों को पॉजिटिव प्रभाव नहीं बताने हैं, ठीक है, उनका निगेटिव प्रभाव ही बताने। जैसे कि माने दहेज आ गया, ठीक है, डॉरी सिस्टम पर कोई क्वेश्चन आया, अगर आप लोग कहें कि नहीं सर मैं तो इसका पॉजिटिव प्रभाव ही बताऊंगा, तो अवॉइड करिए, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स को अवॉइड करिए। हालांकि जैसे माने अब ये क्वेश्चन था कि संरचनात्मक परिवर्तन, इसके जो प्रभाव बताने को कहा जाएगा, तो आपको उसके पॉजिटिव प्रभाव और निगेटिव प्रभाव दोनों ही बताने चाहिए, ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर आपने देखा होगा तो 2021 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था इस बार GS1 में, जहां पर क्वेश्चन पूछा था कि 2 क्वेश्चन थे दरअसल। एक क्वेश्चन था मॉडर्न हिस्ट्री से कि नरमपंथियों का जो भूमिका थी स्वतंत्रता में वो क्या थी। वैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कांग्रेस की या अन्य राजनीतिक संगठनों की जो स्वतंत्रता संघर्ष में भूमिका है उस पर टिप्पणी करना है आप लोग को, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया होता है, अगर आपने पेपर देखा होगा तो देखिए, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, मैं पेपर से लिंक क्यों कर रहा हूं कि आप लोग पेपर देखिए। क्वेश्चन पेपर GS 1, 2, 3 पर यूपीएससी का आ चुका है, उस पूरे पेपर को देखिए, ठीक है। साथ ही साथ यूपीपीसीएस का भी आ जाएगा, ठीक है, एग्जाम होने वाला है, ठीक है। मतलब भगवान से प्रार्थना है कि ओमिक्रॉन की वजह से जो बच्चे मांग कर रहे हैं, जो स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि पेपर को टाल दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए, अगर आयोग करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता तो हमको एग्जाम देना ही देना है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, पहली बात, ठीक है। तो उसके लिए परेशान होना नहीं है। देखिए, एक बात समझिएगा आप लोग, आयोग के पास पावर है। अगर आयोग भी ऐसा नहीं है कि मन मर्जी डिसीजन ले रहा है, वो भी बहुत सोच समझ करके डिसीजन लेता है, ठीक है। उसको भी पता है कि अगर कुछ निगेटिव रिजल्ट आ गया इसका, मैंने बच्चे कोरोना से संक्रमित हो गए एग्जाम हॉल में, तो बहुत ज़्यादा निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो वो भी इन सब चीज़ों को सोच रहा होगा। लेकिन अगर आयोग एग्जाम कराएगा तो एग्जाम देना है, हमारे पास कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन इसका नहीं है, ठीक है। तो अभी आयोग का पेपर होगा, उसके भी आप लोग पेपर डाउनलोड करके प्रिंट करके रख लीजिएगा और क्वेश्चन को डेली पढ़िएगा, ठीक है। हर दूसरे तीसरे दिन पर क्वेश्चन मैच कराइएगा, अच्छा ये क्वेश्चन कहां से आया हुआ था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया था कि गांधी जी के जो रचनात्मक कार्यक्रम थे उनके बारे में क्वेश्चन था, तो वैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ सोसाइटी से क्वेश्चन है, देखिए, सिर पर मैला ढोने की प्रथा, ठीक है, मैनुअल स्क्वेंजिंग जो कहा जाता है इसको, सिर पर मैला ढोने की प्रथा। अब जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ, इस क्वेश्चन के आप लोग क्या करिए पता है, आप लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन तैयार करके रखिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं आप लोग कि कोई न्यूज़, ठीक है, हाल ही में कोई करंट अफेयर में कुछ ऐसी घटना हुई हो जहां पर सिर पर मैला ढोने की प्रथा के कारण किसी की मृत्यु हो गई हो, ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी की हो, जैसे यहाँ पर, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी की हो, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है, ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसका कोई रिपोर्ट हो, कोई कमेंट हो, वो नोट कर लीजिए। किसी एनजीओ की कोई रिपोर्ट हो, वो कमेंट कर लीजिए। या फिर कोई तकनीकी प्रयास, जैसे कि अभी बैंडिकूट, आपने बैंडिकूट का नाम सुना होगा, जो कि एक रोबोट है और सिर पर मैला ढोने की जो प्रथा है उसको कम करने का प्रयास करता है, ठीक है। किसी IIT के द्वारा शायद इसको बनाया गया था, तो हाँ, एक बार पढ़ लीजिए इसके बारे में, ठीक है, बैंडिकूट के बारे में। तो इंट्रोडक्शन के लिए ना आप लोग इनमें से कोई एक अप्रोच फॉलो करिए और अपना इंट्रोडक्शन तैयार करके रखिए, ताकि अगर एग्जाम में सिर पर मैला ढोने की प्रथा पर क्वेश्चन आता है तो जो इंट्रोडक्शन आपने तैयार करके रखा हुआ है वही इस इंट्रोडक्शन को आपको यहां पर वापस से चेप दीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। ये आप लोगों को प्रैक्टिस करने का तरीका होगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। अच्छा हाँ, अच्छा इसमें और क्या पढ़ेंगे आप लोग, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसके लिए आप लोग 2 चीज और पढ़िए, कारण क्या है इसके। कारण में जैसे आप राजनीतिक कारण बताइए, सामाजिक कारण बताइए, आर्थिक कारण बताइए, ठीक है, कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है इसको कम करने की। सामाजिक कारण मतलब जातिगत भेदभाव है, ठीक है, उस जाति का जो व्यक्ति है वो कोई और काम नहीं कर सकता है गांव में, इस वजह से उसको मजबूरन ये काम करना पड़ता है। आप ये बता सकते हैं कि अवसंरचनात्मक कमी कैसी है, जैसे कि जो शौचालय बन रहे हैं वो सूखे शौचालय हैं, तो सूखे शौचालय होंगे तो ऑब्वियसली किसी व्यक्ति को साफ करना पड़ेगा। अब क्योंकि व्यक्ति को साफ करना पड़ेगा मतलब रोजगार है, तो लोग जॉब करने जाएंगे ही मजबूरी में, ठीक है। तो ये सारे कारण आप लोग को वहां पर देने होंगे। आर्थिक कारण आप लीजिए कि कितना ज्यादा गरीबी है, कि उस इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा है कि लोगों को मजबूरन ये काम करना पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा आप बता सकते हैं स्किल की कमी है, जो उस फील्ड में लोग काम कर रहे हैं ना, उनका अगर पुनर्वास करना भी जाए सरकार, तो स्किल उनके पास नहीं है कोई और काम करने का कि वो कोई और काम कर सके। तो ये सारे कारण आप दे सकते हैं, ठीक है। फिर आप बताइए कि प्रभाव, इसका क्या प्रभाव पड़ा, सामाजिक प्रभाव बताइए, ठीक है, बताइए कि कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ रही है, जातिगत भेदभाव हो रहा है, लोगों की मृत्यु हो रही है दम घुटने के कारण, वो सारी चीजें बता सकते हैं आप वहां पर। साथ ही साथ
कुछ सरकारी प्रयास, सरकार पुनर्वास के लिए क्या क्या कर रही है, सरकार ने एक एक्ट बनाया हुआ है, सरकार ने एक कमेटी बनाई हुई है, और सरकार कौन सी स्कीम लेकर के आ रही है, ठीक है, वो सारी चीजें आप बताइए। साथ ही साथ आप एक आगे की राह आप यहाँ पर बता सकते हैं, और आगे की राह को आप क्या कर सकते हैं, एसडीजी से लिंक करें, ठीक है। एसडीजी जो गोल है ना दोस्तों, उसको आप लोगों को लगभग 20 में से 10 क्वेश्चन में आप वहां पर एसडीजी लिंक का प्रयोग कर सकते हैं, हालांकि करिएगा मत, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा डाइवर्सिटी लाना पड़ेगा। तो आप लोग कहीं पर रिपोर्ट, कहीं पर आंकड़े, कहीं पर कमेटी, कहीं पर नीति आयोग, कहीं पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहीं पर संविधान की प्रस्तावना, संविधान की डीपीएसपी, इन सब के माध्यम से कंक्लूजन को आप लोग रीच करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं GS2 पर। हालांकि थोड़ी लंबी क्लास हो रही है, मुझे पता है, लंबी क्लास मैं जानबूझ के कर रहा हूं, ठीक है। करने का कारण ये है कि आप लोगों को चीजें समझ में आए, ठीक है। चूंकि ये जो सिलेबस है ना दोस्तों, जो शेड्यूल है, जो सिलेबस है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार समझ लीजिएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोग कुछ मॉडल आंसर दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आंसर लिखा कैसे जाता है, ठीक है। देखिए ये आप लोग मॉडल आंसर देख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के उद्देश्यों को आप लोगों को हो सके दिख ना रहा हो, क्योंकि बहुत छोटे में खुला हुआ है मेरे इस कॉर्नर पर, ठीक है। ये खुल सकता है इतना लंबा। क्वेश्चन है दोस्तों कि जो NUDM है, ठीक है, नेशनल अर्बन डेवलपमेंट डिजिटल मिशन, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, आप यहां पर एक डायग्राम बनाइए। देखिए ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा, पीपल, प्लेटफॉर्म, प्रोसेस, इन तीनों को कनेक्ट करते हुए जो इसका डायग्राम बनाया गया है ना, ये पूरे मेन बॉडी को सिंपल अर्थों में, बहुत कम शब्दों में एक्सप्लेन कर दे रहा है, और ये अप्रोच आप लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक रफ स्केच लिखा हुआ है क्वेश्चन के बारे में, रेड कलर से, जो रेड पेन से लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, मुख्य भाग में क्या लिखेंगे, उद्देश्य में क्या क्या चीजें हम बताएंगे, ठीक है, कंक्लूजन कैसे देंगे, सहकारी संवाद, SDG प्राप्ति, इन सब में जो ये स्कीम है ये कैसे सहायता करती है, इन सब के बारे में यहाँ पर एक कमेंट, एक रफ डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। मेन मॉडल आंसर यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो आप लोगों को भी यही करना पड़ेगा जब आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं। जो पहली बात, जो अगर इनिशियल आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि वो लोग एक रफ डायग्राम जरूर बनाएं आंसर को लिखने से पहले, ठीक है। आप रफ डायग्राम बनाइए, और उस रफ डायग्राम को जो आप कॉपी अपलोड करिए ना ग्रुप में, वो भी अपलोड करिए, ताकि जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहे थे, अभी हम लोग चेक कर रहे हैं, तो हम लोग समझ सके कि आप सोचने में आप गलती कहां पर कर रहे हैं। वो इसलिए आप लोग को रफ डायग्राम अपलोड करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एक काम और आप लोग करिए, समय सीमा नोट करिएगा, ठीक है। समय सीमा नोट करिए कि आप लोगों को एक क्वेश्चन लिखने में 20 मिनट लगा, 25 मिनट लगा, आधा घंटा लगा, उसको आप लोगों को प्रॉपर नोट करना चाहिए, तब जाके आप लोगों की जो इनरिचमेंट होगी ना, वो अच्छी खासी होगी, ठीक है। तो ये दो काम जो स्टूडेंट ज्वाइन करेगा उसको जरूर करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये मॉडल आंसर आप लोग देख रहे हो दोस्तों, कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर चीजें कनेक्ट की गई हैं, सारी चीजें आप देखेंगे, कुछ आंकड़े हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। ये मॉडल आंसर चैनल पे अवेलेबल है, तो वहां से आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जनता की भागीदारी कैसे हो सकती है इसमें, तो एक जबलपुर स्मार्ट सिटी का यहाँ पर मॉडल दिया हुआ है, और यही सब मॉडल केस स्टडी आप लोगों को अपने आंसर राइटिंग में ऐड करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर SDG को लिंक किया हुआ है, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे SDG के बारे में यहाँ पर लिंक किया हुआ है। तो ये जो लिंक है ना दोस्तों, ये जो सर्वोत्तम सिद्धांत है, इनको आप लोगों को लिंक करना पड़ेगा अपने मॉडल आंसर में भी, ठीक है। आप जो आंसर लिखेंगे वो आप लोगों को लिंक करना पड़ेगा, और तभी आप लोगों का आंसर इंग्लिश होगा। अच्छा, ये एक क्वेश्चन हो गया, और अगर मैं कुछ क्वेश्चन और देखूँ यहाँ पर दोस्तों, तो ये देखिए ये एक मॉडल आंसर और है यहाँ पर आप लोगों का। ये देखिए ये क्वेश्चन है कि वित्त आयोग की संरचना और कार्यों का विवरण देते हुए, अभी मुझे लगता है कि वित्त आयोग की 14वीं रिपोर्ट पर इस बार 2021 में एक प्रश्न आया हुआ था, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और ये मॉडल आंसर हमने करीब एग्जाम से बहुत पहले अपलोड किया था, ठीक है। तो आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पर कि संविधान का अनुच्छेद दिया हुआ है कि 280, इंट्रोडक्शन में पहले बता दिया कि वित्त आयोग जो है वो आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है, तो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। GS2 का क्वेश्चन है। उसके बाद संरचना पूछा हुआ, तो संरचना देखिए कितने शानदार तरीके से संरचना बताई गई है, कार्य बताया गया है, और 15वां वित्त आयोग जो उसकी अनुशंसा है उसके बारे में एक शॉर्ट में यहाँ पर आप लोगों को चीजें बताई गई है, कुछ डायग्राम बताया गया है, ठीक है। आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और ऐसे ही आंसर को इंग्लिश यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो ये सारी अप्रोच आप लोगों को अपने पास रखनी पड़ेगी, ऐसे डेवलप करना पड़ेगा अपने स्किल्स को, ठीक है। अच्छा देखिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पर कि 5G तकनीक से आप क्या समझते हैं, भारत में इसे अपनाने की समझ क्या क्या बाधाएं हैं, ठीक है। अब ये आप लोगों का यहाँ पर एक प्रॉपर क्वेश्चन है, और 5G तकनीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लिंक किया गया है समझिएगा। एक स्केच डायग्राम यहाँ पर फिर बनाया गया है आंसर को इंग्लिश करने के लिए। क्या किया गया है, व्यापार में बताइए स्टार्टअप नवाचार को कैसे प्रमोट करता है, सरकार नागरिक केंद्रित सेवाएं कैसे देती है, 5G तकनीक से कैसे लाभ हो सकता है,
और नागरिक इंटरटेनमेंट कैसे हो सकता है, वीआर वर्चुअल रियलिटी, ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सब चीज़ें 5G तकनीक से कितनी अच्छी हो जाएंगी उसके बारे में एक स्केच डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को लिंक करनी पड़ेंगी, आंसर को इंग्लिश करना पड़ेगा, मॉडल आंसर और सैंपल चैट कॉपी सब कुछ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया गया है, तो वहाँ से आप लोग जाकर के प्रॉपर चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। और मतलब बेहद शानदार तरीके से सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। वापस आए थे हम लोग शेड्यूल पर, ठीक है। शेड्यूल हम लोग अभी बचा हुआ है, तो शेड्यूल हम लोग थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। और अब देखिए अगला टॉपिक है दोस्तों कि विकेंद्रीकरण और सेवा वितरण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका, रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द डिसेंट्रलाइजेशन एंड सर्विस डिलीवरी, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है दोस्तों ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए क्या कहना चाह रहा है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है 73rd एंड 74th, उसके माध्यम से पंचायती राज सिस्टम को लेकर के आया गया, ठीक है। बलवंत राय मेहता, अशोक राय मेहता, इन लोगों की सिफारिशें थी उस टाइम पर, तो वो एक इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ क्वेश्चन है कि विकेंद्रीकरण में इसकी भूमिका, तो आप लोग पता होगा आर्टिकल 243G है शायद, ठीक है, 243G, जिसमें करीब 29 विषय, ठीक है, पंचायतों को सौंपे गए हैं। तो वो जो 29 विषय है ना दोस्तों, वो विकेंद्रीकरण में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं वो आप समझिएगा, ठीक है। उसके बाद आप समझिए सेवा वितरण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका के बारे में प्रश्न है, ठीक है। अब सेवा वितरण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका, आप बताइए कि मनरेगा का जो सामाजिक अंकेक्षण, जो सोशल ऑडिटिंग है, वो पंचायत करती है, तो उससे कितना फायदा हुआ, कितनी करप्शन कम हुआ, कितना उससे लाभ मिला, वो आप एक टिप्पणी करिए, ठीक है। आप बताइए अभी हाल ही में, दरअसल ये टॉपिक दिया क्यों गया मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। ये टॉपिक दिया गया अभी हाल ही में एक मैसूर घोषणा पत्र साइन किया गया, ठीक है, जहां पर उन लोगों का यह प्रयास है पंचायतों का कि वो जो नागरिक केंद्रित सेवाएं हैं उसको बेहतरीन स्तर पर देने का प्रयास करें, ठीक है। तो मैसूर घोषणा पत्र की आप शुरुआत कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, करंट अफेयर्स का टॉपिक है, इस कारण से टॉपिक भी आया हुआ है, तो वो आप दे सकते हैं वहां पर, ठीक है। उसके बाद आप लोग बताइए कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। मैं अगर आपको कुछ एग्जाम्पल बताने का प्रयास करूं, ठीक है, तो देखिए अभी क्या है ना कि जैसे कोविड के टाइम पर, ठीक है, कुछ केस स्टडी मैं आप लोगों को बताता हूं यहां पर, ठीक है। कोविड के टाइम पर केरल में एक स्कीम थी, क्या नाम था उसका, कुडुम्बश्री कार्यक्रम था, कुडुम्बाश्री कार्यक्रम था। दरअसल वो कार्यक्रम में पंचायतों की जो भूमिका थी उसने कितना बेहतर स्तर पर कार्य किया है, उसका आप लोग एक केस स्टडी यहां पर ऐड कर सकते हैं, पहली बात। ऐसे ही कुछ और केस स्टडी है, जैसे कि 2020 में, ठीक है, बेस्ट पंचायत का अवार्ड दिया गया था तमिलनाडु का एक पंचायत है, इसका नाम था बेहरट्टी पंचायत, ठीक है। वो बेहरट्टी पंचायत को आप लोग केस स्टडी के तौर पर यूज कर सकते हैं। देखिए पंचायती राज मंत्रालय हर वर्ष बेस्ट पंचायत का अवार्ड देता है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ बेस्ट पंचायत का एग्जाम्पल आप लोग याद कर सकते हैं, और आगे कभी भी ऐसा प्रश्न है आप लोग चिपका दीजिए उसको, ठीक है। केस स्टडी के तौर पर, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर उन सब चीजों को आप लोग वहां पर चिपका सकते हैं। तो ये काम आप लोगों को करना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को देखने पड़ेंगे, ठीक है। कौन कौन सी पंचायतों की जो कार्यान्वयन है, जो नागरिक सेवाएं देने में जो कार्यान्वयन है, उसमें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। बाधाएं क्या है, तो फंड 3F का जो कॉन्सेप्ट है ना, फंड फंक्शनरीज, ठीक है, ऐसे करके एक होता है, तो वो आप 3F का कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं, ठीक है। चैलेंजेस आप लोग 4A याद कर सकते हैं कि 4A से कैसे बताया चैलेंज को, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी और अवेयरनेस, ठीक है। अब पंचायत में जो सबसे बड़ी भूमिका होती है, समस्या होती है, वो है मुखौटा पति, सरपंच पति का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत बड़ी समस्या है, तो वो आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो पंचायत में ज्यादातर अधिकार है अभी, वो अभिजात्य वर्ग ने कब्जा करके रखा हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों की गांव में जब पंचायत का चुनाव होता होगा, तो जो बड़ी जातियां होती होंगी, ठीक है, देखिए बड़ी जाति का तात्पर्य मैं वो उन जातियों की तात्पर्य से बात करूं जो समाज जिनको बड़ी मानता है, ठीक है। हालांकि कोई भी जाति बड़ी और छोटी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तो उन जातियों के संदर्भ में वही जाति सरपंच बनती है। अगर मानिए वो सीट रिजर्व हो गई किसी जाति के लिए, तो क्या होता है कि उनके द्वारा किसी एक मुखियाटे व्यक्ति को उठाया जाता है, और लड़ता वो व्यक्ति ही है, जो अगली जाति का व्यक्ति होता है वही चुनाव लड़ रहा होता है, लेकिन उनकी जगह पर किसी और व्यक्ति को बस खड़ा किया जाता है, ठीक है। तो वो जो डमी कैंडिडेट का जो कॉन्सेप्ट होता है ना दोस्तों, वो एक बहुत बड़ी समस्या है, तो वो आप लोग तैयार करके रखिएगा, कुछ एग्जाम्पल देख करके रखिएगा। बेस्ट पंचायत, कुछ बेस्ट सरपंच का एग्जाम्पल याद करिए। एक बहुत ही कम एज की लड़की है, ठीक है, जो सरपंच बनी थी अभी रिसेंट में कहीं पर, उनका एग्जाम्पल आप लोग याद कर सकते हैं कि वो फॉरेन से पढ़ करके आई हैं, अच्छी खासी पढ़ाई की, उन्होंने तकनीक का ज्ञान है, और उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रही हैं जमीनी स्तर पर, वो सारी चीज़ आप वहाँ पर लिंक कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब देखिए अगला क्वेश्चन है डिजिटल संप्रभुता के बारे में। ठीक है, अब देखिए डिजिटल संप्रभुता दरअसल होती क्या है ना कि डिजिटल संप्रभुता मतलब डिजिटल सॉवरेनिटी। देखिए संप्रभुता आप लोग सबसे परिचित होंगे। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में सॉवरेनिटी संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इससे आप लोग परिचित होंगे। ठीक है, कि सारी पावर आपके पास है, भारत के पास सारी पावर है, ये बात कहता है। ठीक है, डिजिटल संप्रभुता मतलब कि कोई ऐसी संकल्पना जिसके अनुसार जो सारा डाटा है, जो सारा डेटा है, वो उस राष्ट्र के कानून और उसकी शासकीय संरचना के अनुरूप ही शासित हो। ठीक है, उसके अधीन हो, उसको कहा था डिजिटल संप्रभुता। तो भारत का इसके संदर्भ में क्या कॉन्सेप्ट है, भारत ने G20 में क्या इसके संदर्भ में बोला हुआ है, भारत जो वहाँ का ऑक्सको क्या नाम था उसका, G20 में एक समिट हुआ था अभी रिसेंट में। ठीक है, वो समिट आप लोग देखिए, नाम मुझे भूल रहा है दरअसल उसका, तो मुझे नाम क्यों भूल रहा है, सॉरी, नाम लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, कि क्या नाम था जो G20 का समिट हुआ था जहाँ पर डाटा सिक्योरिटी के लिए भारत ने उसको अस्वीकार कर दिया था। भारत ने कहा कि नहीं मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। ठीक है, ओ से कुछ नाम था, मुझे दरअसल नाम भूला है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। ठीक है, तो आप लोग वो उसका प्रयोग कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो डेटा संप्रभुता क्या होती है, डिजिटल संप्रभुता क्या होती है, भारत के संदर्भ में क्या चीज़ होती है, वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, डिजिटल संप्रभुता, डाटा संप्रभुता दोनों थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें, लेकिन आप उसको एक बार पूरा प्रॉपर वे में पढ़ करके तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत और रूस का संबंध। तो आपने देखा होगा अभी रिसेंट में इस बार जो पेपर आया था वहाँ भारत और अमेरिका के शायद संविधान में तुलना करने को कहा गया था। ठीक है, तो वैसा क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिया भारत और रूस के संबंध में। आप यहाँ पर आप क्या करिए, ठीक है, जब भी इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, पहली बात उसका आप लोग को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ठीक है, कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या चीज़ें हैं, भारत और रूस का संबंध कैसे था, USSR का जब स्थापना हुआ तो कैसे रहा, विखंडन हुआ तो क्या हुआ। ठीक है, कोल्ड वॉर के टाइम पर क्या चल रहा था, भारत आज़ाद हुआ तो क्या संबंध थे, उनके बारे में टिप्पणी करिए। ठीक है, रिसेंट में क्या क्या चीज़ चल रही है, जैसे कि S-400 जो वायु रक्षा प्रणाली है भारत ने खरीदा है अभी रूस से, वो देखिए। आप बता सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल वहीं की है। ठीक है, आप बता सकते हैं कि MiG-21, आपने सबने नाम सुना होगा MiG-21 का, तो MiG-21 जो हेलीकॉप्टर है वो रशिया से ही आया हुआ है। तो ये सारे समझौते हैं भारत इनके कुछ। ठीक है, और कई अन्य समझौते बताइए आप लोगों की, और किन किन क्षेत्रों में क्या क्या प्रयास चल रहा है। ठीक है, जो व्यापार होता है इन दोनों के बीच में वो कैसा होता है। ठीक है, ट्रेड डिफिसिट है, ट्रेड क्या है। ठीक है, ये आप लोग वर्तमान में देखिए। फिर आप लोग कुछ चुनौतियां, यहां पर आप लोग को चुनौती बताना पड़ेगा कि चुनौतियां क्या है, चैलेंजेस क्या है भारत और रूस के संबंध में। तो चैलेंज क्या है कि चाइना की जो है रसिया से नजदीकी बढ़ रही है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और भारत के साथ थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, तो चुनौती बताइए और आगे की राह भारत सरकार को क्या करना चाहिए इसके संदर्भ में, वो आप लोग बताइए। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशन में सारे पॉइंट आप लोग कवर करने होंगे, पढ़ लीजिएगा बेसिक से। दूसरी बात, कंक्लूजन में आप लोग 2-3 पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो रिसेंट में कोविड के टाइम पर जो भारत की वैक्सीन मैत्री पॉलिसी थी, ठीक है, भारत की जो सॉफ्ट पावर पॉलिसी है, भारत की जो कल्चरल पॉलिसी होती है कि भारत जैसे बौद्ध धर्म के आधार पर, बौद्ध धर्म के जितने भी कंट्रीज हैं, फेमस कंट्रीज, वहाँ पर भारत कैसे कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है अपनी, इन सब चीज़ों को थोड़ा ना सॉफ्ट पावर कूटनीति, वैक्सीन मैत्री कूटनीति, इन सब का प्रयोग आप लोग कंक्लूजन में जरूर करिएगा। ठीक है, अगला है मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोस्तों ये आर्टिकल 74 के अंतर्गत आता है। जो भी इनके प्रावधान है वो आप लोग बेसिस तैयार करें, बेसिक टॉपिक है, मतलब पॉलिटी का सबसे बेसिक टॉपिक है, तो तैयार कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ऐसे ही देखिए वैश्विक व्यवस्था भारत, केंद्रीय जांच एजेंसी CBI। ठीक है, तो अभी CBI के जो इसका जो मेन चेयरपर्सन होता है, ठीक है, उसकी कार्यकाल में 3 वर्षों की वृद्धि की है। पहले 2 वर्ष कार्यकाल होता था, अब 3 वर्ष और बढ़ा करके 5 वर्ष कार्यकाल कर दिया गया है। तो इस वजह से यह न्यूज में था। तो CBI का जो टॉपिक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पढ़ सकते हैं। दलों में आंतरिक लोकतंत्र, आपने देखा होगा अभी रिसेंट में चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग ने अपनी सारी डिटेल जारी कर दिया हुआ है, और आप लोग देख रहे होंगे ना, मतलब हर व्यक्ति चुनाव पर डिस्कशन कर रहा है, लेकिन जो दलों में जो आंतरिक लोकतंत्र है वो अभी तक स्थापित कहीं पर नहीं है। ठीक है, मतलब किसी भी दल में देखिए सबसे बड़ी जो 2 राष्ट्रीय दल है अभी भारत में, क्या नाम है, कांग्रेस और भाजपा, उन दोनों में ही आंतरिक लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है।
ठीक है। और ये बहुत बड़ी समस्या है, तो उसके क्या क्या समस्याएं हैं, इसका कारण क्या क्या है, ठीक है। नेपोटिज्म कारण है और अन्य कारण क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आरटीआई नहीं दाखिल कर सकते हैं, जो चीज़ें प्रावधान है वो देखिए। साथ ही साथ इसका प्रभाव क्या पड़ता है, चुनौती क्या आती है, निगेटिव प्रभाव क्या पड़ता है इसका आंतरिक लोकतंत्र ना होने का, उसके बारे में टिप्पणी करिए। कुछ सुझाव दीजिए कि सेकंड एआरसी ने क्या बोला हुआ इसके संदर्भ में, इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इसके संदर्भ में। ये सारी टिप्पणी आप लोग कंक्लूजन में कुछ आंकड़े, कुछ रिपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बंदी और मानवाधिकार, ठीक है, ये वो बंदी नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है, ये बंदी मतलब कैदी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बंदी मतलब प्रिजन और ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो प्रिजन, जो प्रिजनर्स होते हैं, ठीक है, जो कैदी होते हैं, उनके जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन है। आप लोग बताइए कि उनके ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, और कुछ सुझाव, कुछ केस स्टडी, जैसे कि मैं कुछ केस स्टडी आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मानिए एक आर्ट ऑफ लिविंग ना हर जेलों में जाकर के एक सेमिनार आयोजित करती है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आप लोग का एग्जांपल। आप लोग देख सकते हैं ओपन जेल का एक कॉन्सेप्ट बना है रिसेंट में, ओपन प्रिजन है। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट बहुत फेमस कब हुआ था, जब किरण बेदी का टाइम था शायद, ठीक है। आप लोग पढ़िएगा इसके बारे में। तो ओपन जेल के बारे में आप लोग देखिएगा, ठीक है। और कुछ कुछ और ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो जेलों में जो इंप्रूवमेंट किया जा रहा है वो कैसे है, ठीक। अच्छा, इंट्रोडक्शन में आप लोग क्या दे सकते हैं कि समस्या क्या है कि जो जेलों में जो जितने कैदी हो सकते थे उसकी तुलना में 14 गुना ज़्यादा कैदी बंद है, ठीक है। एक रिपोर्ट ये आप दे लीजिए, ठीक है। ये रिपोर्ट कहाँ की होगी, तो ये रिपोर्ट मुझे लगता है विधि आयोग की होगी या फिर होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट हो सकती है, तो वो आप लोग आगे टिप्पणी कर दीजिएगा, ठीक है। जेल सांख्यिकी जारी दरअसल, ठीक है, प्रिजन स्टेटिक्स। तो उसका आंकड़ा कहता है कि जेल में जो कैदी बंद है उनकी संख्या कितनी ज़्यादा है, उनका आप लोग इंट्रोडक्शन में प्रयोग करिए, ठीक है। जो मैंने कुछ आप लोग केस स्टडी बताया अभी, आर्ट ऑफ लिविंग का, ओपन जेल का कॉन्सेप्ट, ये आप लोग कंक्लूजन में, मेन बॉडी में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मानवाधिकार आयोग क्या क्या चीज़ें करता है इसके संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या चीज़ें कही हुई है, क्या सुझाव है, समस्याएं क्या हैं, जैसे कि खाना नहीं मिलता है, जो जेल में कैदी बंद होते हैं वो परिवार से ज़्यादा मिल नहीं पाते हैं, ठीक है। वहाँ पर तो परिवार से न मिलने के कारण क्या होता है, डिप्रेशन बढ़ता है। तो एक अप्रोच ये हो सकता है कि जो कैदी होते हैं, ठीक है, उनको परिवार से मिलने का समय जो है वो ज़्यादा किया जाए, ज़्यादा मिलने दिया जाए। एक सॉल्यूशन ये हो सकता है, वो आप लोग बताइए वहाँ पर, ठीक है। उन लोगों के लिए सेमिनार आयोजित किया जाए, ठीक है। एक साइकोलॉजी क्लास, मतलब एक डॉक्टर आए जो कि मानसिक चिकित्सा आप लोग करें, मानसिक चिकित्सा जांच करें कैदियों की। एक ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, कुछ सुझाव, कुछ सजेशन आप लोग को अपने मन से लेकर के आने पड़ेंगे, इन्हें रीच करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि भारत मध्य एशिया संबंध, बेसिक टॉपिक तैयार करिएगा, ठीक है। करंट अफेयर से लिंक जरूर करिएगा इन सब टॉपिक्स को। अगला है गर्भधारण, चिकित्सकीय समापन और मुद्दे। तो रिसेंट में एक एक्ट के माध्यम से इसमें प्रावधान चेंज किया गया था, वो प्रावधान ध्यान रखिएगा। इसके मुद्दे देखिएगा, ये GS4 में भी मैंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। GS4 का जो आप एथिक्स देखेंगे यहाँ पर, देखिए मैं आपको दिखाई देता हूँ साथ साथ में, कहाँ ये रहा, गर्भपात, एबॉर्शन, ठीक है। तो ये जो एबॉर्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, उसकी समस्याएं क्या क्या है, ठीक है, इसके नैतिक मुद्दे क्या क्या है, ये GS4 में आप लोग चर्चा करिए। नैतिक मुद्दे, ठीक है, क्या सुझाव हो सकता है वो आप यहाँ पर चर्चा करिए। अच्छा, दरअसल ये जो क्वेश्चन है ना गर्भपात का, मैं अगर आप लोगों को बताऊँ, ये क्वेश्चन है कि गर्भपात का जो अधिकार है वो क्या सिर्फ माता का अधिकार है या फिर जो भ्रूण होता है, जो अभी बच्चा पेट में होता है, ठीक है, क्या उसका अधिकार है कि नहीं है। ये एक नैतिक मुद्दे का क्वेश्चन यही है, और यही मैंने क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन रिवील मैंने नहीं किया पूरा, मैंने बस क्वेश्चन के हिंट दिया, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब ये सब टॉपिक आप लोग ना करंट अफेयर से तैयार करें। करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेसिक तरीका है विजन के आप लोगों को मैगजीन फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। विजन की मैगजीन बेस्ट मैगजीन है, वो आप लोग फॉलो जरूर करिएगा, ठीक है। अच्छा, अगला है आयुष्मान भारत और अमृत योजना। ये दोनों सरकारी प्रयास जो हैं, इन दोनों स्कीम्स के बारे में आप लोग पढ़िए। इन दोनों के जो प्रावधान से इनमें अगर देखिए दरअसल कोई भी अगर स्कीम पर क्वेश्चन आता है ना दोस्तों, तो उसके जो अप्रोच होनी चाहिए, वो अप्रोच क्या होनी चाहिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। वो आप लोग अप्रोच ऐसे करिए, देखिए एक मिनट, हाँ सॉरी, आप लोग अप्रोच ये करिए। हाँ, इसका सबसे पहले आप लोग बताइए प्रावधान, ठीक है। दरअसल मुंह हम लोग का सूख जाता है, ठीक है, ठंडी का मौसम भी चल रहा है ना। प्रावधान बताइए, ठीक है, उस स्कीम्स की कब लॉन्च हुआ था, कितने बजट का प्रावधान है, कहाँ कहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बतानी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी विशेषता, मतलब कि जो प्रावधान है वो कैसे कैसे वर्क करेगा, किस किस लेवल पर कैसे वर्क करेगा, किन किन संगठनों की सहायता ली जाएगी वो बताइए, ठीक है।
फिर इसकी सफलता, जैसे मानिए अब ये स्कीम को लॉन्च हुए बहुत समय हो चुका है, तो इसकी सफलता किस हद तक रही है वो बताइए, कुछ कमेंट करिए, कुछ आंकड़े दीजिए, ठीक है। फिर इसमें चुनौती क्या आ रही है, क्या कमी रह गई इस स्कीम में, वो आप लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है। चुनौती बताइए, कमी बताइए, और चुनौती और कमी में ना 4A अप्रोच को आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। 4A अप्रोच बेस्ट अप्रोच है और इसका आप लोगों को प्रयोग यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप लोग सुझाव, सजेशन जरूर दीजिएगा, ठीक है, कि आयुष्मान भारत स्कीम को और अच्छे से करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। आप बताइए, आयुष्मान भारत को लागू करने के लिए हम लोग को जो डिजिटलाइजेशन है ना इन सब चीज़ों का, मेडिकल रिकॉर्ड्स का, वो कुछ कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ऐसा कुछ आप लोग इनिशिएटिव बताइए वहाँ पर, ठीक है। अमृत स्कीम में आप लोग क्या कर सकते हैं, नागरिक जो सहभागिता उसको बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग, ठीक है। सोशल ऑडिटिंग कैसे की जाए इन सब चीज़ों की, उसके बारे में आप लोग एक कमेंट यहाँ पर कंक्लूजन में दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का पेपर 2। अच्छा, अगर आप लोगों को पेपर 3 दिखाऊं मैं दोस्तों यहाँ पर, तो पहला क्वेश्चन है गरीबी और असमानता, पॉवर्टी एंड द इनइक्वालिटी पर क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये जो क्वेश्चन दोस्तों ना, ये मतलब बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और SDG से लिंक करिए, ठीक है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई हुई है, वो लिंक करिए, ठीक है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट लिंक करिए। 3 तरीके से आप इंट्रोडक्शन की शुरुआत यहाँ पर कर सकते हैं और इन तीनों के आप लोगों को आंकड़े याद करने पड़ेंगे। वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि अभी पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा गरीबी देखने को मिली है कोरोना के कारण से, अभी रिसेंट में, ठीक है। अच्छा, ये प्रश्न कोरोना से लिंक्ड है कि कोरोना के कारण गरीबी और असमानता में वृद्धि हुई है, उसे क्या कारण है, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर कुछ मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो वो आप लोग यहाँ से तैयार कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन तैयार करके रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कंक्लूजन में आप लोग कुछ बताइए, सजेशन दीजिए कि SDG को कैसे इंप्रूव किया जाए, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें और कर सकते हैं सरकार, उसके बारे में आप लोग यहाँ पर कुछ सुझाव दीजिएगा, ठीक है, समाधान बताइएगा। वामपंथी उग्रवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, ये आपको होम मिनिस्ट्री के आधार पर कुछ डेफिनेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। आप लोग कुछ आंकड़े दे सकते हैं, आंकड़े क्या दे सकते हैं कि करीब 2500 इंसिडेंट पर साल होते थे 2006 के अराउंड में, ठीक है। लेकिन अभी जो रिसेंट 2020 में जो घटना घटी है 2021 में, वो करीब 250 घटना घटी है, शायद 350 250 घटना घटी है, ये आप लोग देख लीजिएगा। तो ये होम मिनिस्ट्री का डाटा है, उसका आप लोग इंट्रोडक्शन में प्रयोग कर सकते हैं कि कम हो रहा है। आप लोग नक्सलवाद कैसे शुरू हुआ था, देखिए नक्सलवाद वामपंथी उग्रवाद का एक प्रकार है, लोकल नाम है। पश्चिम बंगाल में जो नक्सलवादी गांव था वहां से नाम ये जनरेट हुआ था। तो नक्सलवाद आप लोग कमेंट कर सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। आप चुनौती अगर बताने जाए इसका, तो आप चुनौती बताइए कि अर्बन नक्सलिज्म कितना बढ़ रहा है, शहरी नक्सलवाद जो बढ़ रहा है उसके क्या कारण है, वो आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं चुनौती में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग कुछ बताने पड़ेंगे कि इसका कारण क्या है, जो नक्सलवाद बढ़ रहा है, जो वामपंथी उग्रवाद बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है। तो कारण आप लोग बताइए प्रॉपर कि सोशल कारण क्या है, सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो है वो क्या कारण है, इनइक्वालिटी कैसे रीजन हो सकती है सब चीज़ों के लिए, ठीक है। राजनीतिक कारण क्या है, प्रशासनिक कारण क्या है कि इनकी जमीन हड़पी जा रही है, जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है इनसे बिना परमिशन लिए, ठीक है। इनको कन्विंस किए बिना इनका जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली व्यक्ति के अंदर जो है वो एक सरकार के विरोध करने की भावना जागृत होगी ही होगी, ठीक है। इसके बाद आप लोग कुछ चुनौतियां बताइए कि सरकार प्रयास क्या कर रही है, उस प्रयास में क्या क्या कमियां हैं, कुछ सुझाव दीजिए, ठीक है। तो ये अप्रोच आप लोगों को हर क्वेश्चन में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को पूरा टॉपिक यहाँ पर दोस्तों दिख रहा है, ठीक है। मैं इस टॉपिक को बंद करूँ, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो चुकी है। अब मैथनॉल इकोनॉमी, डे 15 में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है मैथनॉल इकोनॉमी, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। पर्यावरण का और साइंस एंड टेक का रिलेट करके इतना अच्छा क्वेश्चन बनाया गया। ये क्वेश्चन आप लोग समझिएगा, देखिए ये होता क्या ना, जैसे मेथनॉल का जो दहन होता है वो सभी आंतरिक दहनों में बहुत कुशल दहन माना जाता है, ठीक है। इसमें जो SOS और NOS का उत्सर्जन होता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, वो बहुत कम होता है। और अगर इसको पेट्रोल में मिला दिया जाए, ठीक है, देखिए मेथनॉल जो होता है ना, जिस भी शब्द में ऑल अंतिम में आता है, जैसे मेथनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है, ये अल्कोहल, ये सारे अल्कोहल के प्रकार होते हैं, ठीक है। अल्कोहल वो जो पिया जाता है, ठीक है, मत पिया जाए, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब जो मेथनॉल होता है वो अल्कोहल का एक प्रकार होता है, ठीक है। उसका प्रयोग आप लोग पेट्रोल में मिक्सचर के लिए कर सकते हैं, डीजल में मिक्सचर के लिए कर सकते हैं, और सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है इसके लिए, ठीक है। इसीलिए मिथनॉल इकोनॉमी डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो डेवलपमेंट का प्रयास है वो COP21, ठीक है, जो COP21 में सरकार ने अभी सरकार, ठीक है, गई थी, उसके जो प्रयास है, COP26 हुआ था अभी रिसेंट में, सॉरी ग्लासगो में जो हुआ था, तो वहाँ पर सरकार ने जो प्रयास किए हुए, जो सरकार ने जो कहा कि शून्य कार्बन नेट न्यूट्रलिटी जो करने का प्रयास है सरकार का,
उसमें मेथनॉल इकोनॉमी की कैसी भूमिका हो सकती है वो आप लोग टिप्पणी करिए, कंक्लूजन में बताइए इसकी भूमिका क्या हो सकती है। ठीक है, हवाना सिंड्रोम क्या होता है, ये करंट का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़िएगा। मैं आप लोगों को एक बार मतलब शॉर्ट में बता दूं अगर, तो ये एक प्रकार का मतलब शायद कोई मानसिक बीमारी है। ठीक है, जिसमें होता क्या है कि किसी बाहरी व्यक्ति को ना कुछ ध्वनियां सुनाई देती हैं बिना मतलब के। ठीक है, मतली आता है, चक्कर आने लगता है, सिर दर्द होता है। ठीक है, अच्छा एक बात समझिएगा, जितने मैंने भी आप लोगों को बताए होंगे ना सिंड्रोम कि ये चीज़ें होती है, मतली आता है, चक्कर आता है, बाहर की आवाज़ें सुनाई देती हैं, ठीक है, और सिर दर्द करता है, ये सबके साथ होता है। होता क्या है दरअसल, अगर आप किसी बीमारी के बारे में गूगल करके पढ़ेंगे तो बीमारी जो जो लक्षण होते हैं ना हर व्यक्ति में सेम होते हैं। ठीक है, अब ये लक्षण आपको सर दर्द में भी हो सकता है, जैसे कोविड का सीन है। ठीक है, अगर आपको फीवर है, नॉर्मल फीवर है, तो वो भी कोविड का लक्षण है, तो आप डिफरेंस कैसे करोगे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है ना, एक जोक चलता है कि अगर आपको कोई बीमारी हुआ और उसके इफेक्ट आप गूगल कर रहे हो तो गूगल सीधे कहता है कैंसर हो गया है। ठीक है, क्योंकि सबके लक्षण सेम होते हैं, तो हवाना सिंड्रोम का भी लक्षण वही, सिर दर्द है, मतली है, चक्कर आता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग टिप्पणी करेंगे हवाना सिंड्रोम होता क्या है। ठीक है, अगला है भारत में जल संकट। अच्छा, इससे भारत में जल संकट जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसमें आप लोग को एक काम करना पड़ेगा। काम क्या करिए, नीति आयोग का, ठीक है, और एक इंडेक्स होता है कंपोजिट वाटर इंडेक्स। ठीक है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स होता है। ठीक है, वो इंडेक्स याद कर लीजिए, आगे से कभी भी आप लोगों के सामने जल संकट पर क्वेश्चन आए, वो इंडेक्स का आप लोगों को प्रयोग करना ही करना है, याद करके रखिएगा। ठीक है, यही होता है। देखिए, आंसर राइटिंग के लिए ना आप लोग इंट्रोडक्शन 50 तरह का इंट्रोडक्शन अपने माइंड में सेट करके रखिए कि ऐसे ऐसे इंट्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं, एग्जाम हॉल में आप लोगों को बहुत फायदा होगा। आप लोग वहाँ पे तुरंत नहीं सोचना पड़ेगा, आपके माइंड में पहले से एक स्ट्रक्चर तैयार होगा और उस स्ट्रक्चर को आप लोग यहाँ पे प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही अर्थव्यवस्था का वी आकार पर उत्थान। ठीक है, तो वी सब रिवाइवल जो हो रहा है, ये कोविड के बाद आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक सर्वे में एक टॉपिक आया हुआ था। ठीक है, तो वहां से टॉपिक इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। अगला कि WHO का संशोधित वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश। ठीक है, WHO रिवाइज्ड ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस। अभी रिसेंट में WHO ने कुछ संशोधन किया। ठीक है, जो WHO इस संदर्भ दिशा निर्देश जारी करता है, पहली बार WHO ने कुछ संशोधन किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले कुछ संशोधन हुआ नहीं था, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नई राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा। देखिए, GS3 का जो पूरा पोर्शन है दोस्तों, पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। ठीक है, GS1 और 2 में थोड़ा बहुत आप लोग कह सकते हैं कि ये स्टैटिक होता है, लेकिन GS3 फुल करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। आप लोग को यहाँ पर फैक्ट, रिपोर्ट, आंकड़े, एग्जाम्पल, केस स्टडी, ग्राफ, डायग्राम भर भर के प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो GS3 के लिए तैयार रहिए, करंट अफेयर्स बहुत पढ़िए, बहुत रिक्वायरमेंट है यहाँ पर आप लोगों के लिए। ठीक है, अब ये रहा आप लोगों का GS4 समान अध्ययन 4। ठीक है, मतलब इसके बारे में आप लोगों को बस ये कहना चाहूँगा, अगर GS4 में आप लोगों को डर लगता है तो कुछ जो आंसर डिस्कशन यूट्यूब पर किया गया वो देखिए, प्लस मॉडल आंसर देखना तैयार करिए। ठीक है, जैसे मानिए डे 4 को जब आप लोगों को मॉडल आंसर मिलेगा, उस मॉडल आंसर से आप लोग नोट्स बनाइएगा, पढ़ाई करिएगा। ठीक है, GS4 में बहुत लोगों को समस्याएं आती है, मैं मानता हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों को वहाँ से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। GS4 में एक काम जो आप लोगों को करना है कि सिर्फ स्टैटिक उत्तर नहीं लिखना है, यहाँ पर आप लोगों को रियल लाइफ एग्जाम्पल ऐड करने पड़ेंगे। किसी IAS अधिकारी का एग्जाम्पल ऐड करिए। ठीक है, और betterindia.com जो वेबसाइट है दोस्तों, betterindia.com की एक वेबसाइट आती है। ठीक है, वो वेबसाइट आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर उस वेबसाइट से बहुत अच्छे खासा आप लोग केस स्टडी मिल जाएगा, कुछ IAS का एग्जाम्पल मिल जाएगा, और कुछ महापुरुषों के, ठीक है, जैसे महात्मा गांधी क्या कहते हैं इसके संदर्भ में, विवेकानंद क्या कहते हैं, बुद्ध क्या कहते हैं, जैन क्या कहता है, इसके कुछ आप लोगों को आंकड़े याद, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे, ताकि उसका प्रयोग आप लोग यहाँ पर आंसर में इनरिचमेंट के लिए कर सकें। ठीक है, ये अप्रोच आप लोगों की होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा देखिए, पहला क्वेश्चन है गीता और कांट का दर्शन, इसे प्रॉपर तुलना करिए। अब तुलना करने के लिए अगर पूछा है तो दो तरह की तुलना होती है, एक होती है कि समानता क्या है इन दोनों में, एक होती है असमानता क्या है, डिफरेंसेस क्या क्या है। ठीक है, तो इसको आप लोग टेबल फॉर्मेट में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, गीता के दर्शन और कांट के दर्शन, इन दोनों में आप लोग टेबल फॉर्मेट में प्रॉपर चर्चा कर सकते हैं, बेस्ट स्टडी होगा। ठीक है, फिर कोविड-19 का प्रबंधन। अब कोविड-19 के प्रबंधन में एथिक्स की क्या भूमिका हो सकती है। ठीक है, तो एथिक्स की भूमिका ये हो सकती है, गांधी जी क्या कहते हैं कोविड-19 के संदर्भ में, गांधी जी की जो स्वच्छता कॉन्सेप्ट है, सैनिटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, पूरा कोविड-19 का प्रबंधन के लिए सबसे बहुत भूमिका वही रखता है। ठीक है, प्रशासन क्या अप्रोच कर रहा है, प्रशासन आप देख रहे होंगे बार बार। देखिए, सबसे अच्छा कोविड-19 का प्रबंधन में जो GS4 का लिंक हो सकता है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे अच्छा लिंक क्या पता है, वैक्सीन लॉन्च हुआ, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लगवाया। ठीक है, ये कितना बड़ा मैसेज है देश के लिए। उस टाइम पर जब लोग वैक्सीन हेजिटेंसी का शिकार हो रहे थे, बहुत लोगों को डर लग रहा था कि वैक्सीन काम करेगी नहीं करेगी, क्या होगा,
कहीं नुकसान ना कर दे, उसलिए सबसे पहले प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाया। ये एक एग्जाम्पल था सबके लिए, ठीक है। और यही एग्जाम्पल आप लोगों को प्रयोग करना है कब किसी की भावना अगर आप चेंज करना चाहते हैं। कोई लीडर जो होता है ना, वो लीडर इसी अप्रोच को फॉलो करता है, ठीक है। सबसे पहले आप वो स्वयं काम करके दिखाइए, जनता अपने आप करेगी उस काम को। आपके जो पीछे लोग खड़े हैं वो काम स्वयं करेंगे। ये सारे चीज आप लोगों को केस स्टडी में जीएस में 4 में यूज करनी है, ठीक है। चारवाक दर्शन पर क्वेश्चन है, तैयार करके रखिएगा, बेस्ट है, ठीक है। मतलब चारवाक दर्शन की फिलॉसफी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है। खाओ पियो मस्त रहो, सिंपल सा 3 अक्षरों 3 शब्दों में जिस दर्शन को डिफाइन कर सकता है वो दर्शन यही है कि खाओ पियो मस्त रहो, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आप लोगों को। तो चारवाक दर्शन के बारे में पढ़िएगा, इसकी क्या क्या चीजें हैं, प्रावधान क्या है, विशेषताएं क्या होती हैं, पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। भुखमरी कुछ इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स याद करके रखिए, ठीक है। भारत की क्या रैंकिंग है, क्या नहीं है, इसने क्या कहा है, क्या टिप्पणी की हुई है, याद करके रखिएगा, ठीक है। गर्भपात अभी हमने देख लिया। दयानंद सरस्वती पढ़िए, इनकी क्या क्या शिक्षाएं थी। पर्यावरणीय नैतिकता, अच्छा देखिए एक बात समझिएगा, मैं बताना भूल गया आप लोगों को। चारवाक दर्शन और दयानंद सरस्वती, अगर ऐसे कोई महापुरुषों पर क्वेश्चन आता है और उनकी प्रासंगिकता पूछ देता है अगर आप लोगों से, ठीक है, तो प्रासंगिकता के लिए जो आप लोगों को अप्रोच करना है वो अप्रोच ये करना है, ठीक है। यहां पर दर्शन पर टिप्पणी करनी है और यहां वर्तमान में उसकी जो प्रासंगिकता है वो बतानी है, ठीक है। अब जैसे मानिए अगर मैं मानिए गांधी जी का कोई दर्शन उठाता हूँ, जैसे 7 पाप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब 7 पाप कहता है कि व्यापार में आप नैतिकता बरतिए, ठीक है। तो भ्रष्टाचार कम करिए, ठीक है। अब भ्रष्टाचार कम करेंगे तो क्या होगा, जो ये लोग भागे ना, नीरव मोदी और ये कौन विजय माल्या, ये लोगों की समस्याएं कम हो जाएंगी, ठीक है। साइंस बिना ह्यूमैनिटी, मतलब समझ रहे, विज्ञान बिना मानवता की जो होता है 7 पाप के अंतर्गत, वो बताइए कि जो वो है क्या नाम था जो आतंकवादी था, लादेन, ठीक है, साइंस वो इंजीनियर था, उसके बाद विज्ञान तो था लेकिन ह्यूमैनिटी नहीं थी, मानवता नहीं थी, तो आतंकवादी बन गया, ठीक है। तो ऐसे को वर्तमान प्रासंगिकता क्या हो सकती है उसको आप लोग लिंक करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। केस स्टडी 2 केस स्टडी मैंने दी हुई है यहाँ पर, ठीक है, एक डे 8 में और एक डे 20 में, ठीक है। तो केस स्टडी आप लोग वहां से तैयार कर लीजिएगा, अच्छी केस स्टडी है, दोनों केस स्टडी बहुत अच्छी है, एक प्रीवियस ईयर से होगी केस स्टडी आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन और लोक प्रशासन। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो नैतिक पक्ष है उस पर टिप्पणी करना है, और लोक प्रशासन के क्या नैतिक पक्ष हो सकते हैं, नैतिक सुधार क्या हो सकता है उस पर टिप्पणी करना है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये आप लोगों का पूरा सिलेबस था, शेड्यूल था। मैंने आप लोगों को समझाने का यह प्रयास किया कि आप लोगों को ये सारी चीजें करनी कैसी है, ठीक। अच्छा, ये तो क्या शेड्यूल, इसके बाद जो बेसिक चीज़ है वो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को सेटिंग अब करनी कैसे है। ये तो शेड्यूल पर चर्चा हो गया, हालांकि बहुत लंबा हो गई क्लास। देखिए आप लोगों को करना ये है दोस्तों, A4 सीट लीजिए, ठीक है, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ पहले फिर से एक बार। 2 काम कर सकते हैं आप लोग, या तो आपके पास जो A4 सीट हो वो लीजिए और उस पर मार्जिन दोनों साइड बनाइए। मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप वो मार्जिन नहीं बनाएंगे तो जो टीम जो चेक कर रही है ना कॉपी को, वो यहाँ पर आप लोग कुछ कमेंट करती है। आप लोग देखेंगे तो कॉपी चेक होने के दौरान यहाँ पर कमेंट किया जाता है। तो अगर आप लोग वो नहीं करें तो कॉपी चेक करने वाला टीम यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकती। जैसे मैं कुछ आप लोगों को मॉडल आंसर दिखाता हूँ। देखिए ये इंग्लिश का मॉडल आंसर है, ठीक है, सैंपल चैट कॉपी दरअसल, सॉरी ये रहा, ठीक है। ये देखिए कुछ जनरल कमेंट्स है यहाँ पर, हाँ देखिए जैसे इन्होंने दिया हुआ है ना, तो आप यहाँ पर देखिए सर ने यहाँ पर जैसे टीम ने यहाँ पर कमेंट किया हुआ है, देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कॉर्नर साइड में जो जगह छोड़ी गई है वहाँ पर कुछ कुछ कमेंट्स किए जाते हैं। तो कमेंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया मैप बना करके कि मैप कैसे बनाना है आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को मतलब और क्या क्या चीज़ें इनरीच करनी होती है वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर समझाई जाती है, ठीक है। ये ग्राफ कैसे बनाना है वो ग्राफ आप लोग को यहाँ पर बना करके दिखाया जाएगा, तो उसके लिए आप लोगों को स्पेस देना पड़ेगा प्रॉपर, ठीक है। और दूसरी बात ये तो हो गया हम लोग के लिए क्या जरूरत है। अगर यूपीएससी और आयोग जो कहता है ना उसके में अगर आप ये जो मार्जिन होता है ना, अगर यहाँ पर आप कुछ लिखते हैं इस साइड नंबर कटते हैं, माइनस मार्किंग होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग होता है अगर इस कॉलम में आप लिखते हैं तो प्रॉपर लिखा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2 काम कर सकते हैं आप, A4 सीट लीजिए, मार्जिन बनाइए और वहां पर लिखिए, या फिर यूपीएससी हिंदी का जो ये पेज है जो शेड्यूल में आप लोग को दिया होगा, ये प्रॉपर पेज यूपीएससी हिंदी का दोस्तों, ये आप लोग प्रिंट कर लीजिए और यहीं पर आप लोग जो है मॉडल आंसर को लिखिए, मतलब अपना आंसर यहाँ पर लिखिए, ठीक है। एक साथ 150-200 पेज प्रिंट करके रख लीजिए ताकि आप लोग आंसर राइटिंग करने में आसानी होगी। अच्छा, एक आप सभी से बहुत निवेदन है, विनम्र निवेदन है हम लोगों का, ठीक है। और अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इस वर्ष 1 जनवरी को हम लोग को जो टेलीग्राम चैनल था दोस्तों वो बंद कर दिया गया था, ठीक है। आपने देखा होगा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का लग गया था हम लोग पर एक केस, और उस वजह से
वो जो हम लोग का टेलीग्राम चैनल है वो ब्लॉक कर दिया गया था, ठीक है। तो हालांकि हम लोग पे बहुत मतलब हम लोग को बहुत दुख हुआ था इस बात का, लेकिन हम लोग ने आगे बढ़ा और हम लोग एक नया टेलीग्राम चैनल बना लिया है आप लोगों के लिए। और देखिए अभी इसमें करीब 2183 लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बहुत अच्छा। यहाँ पर आप लोगों को सारी इनपुट्स मिलती रहेंगी, डेली 10 क्वेश्चन आप लोगों को क्विज मिलता रहता है प्रीलिम्स का, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो ये सारी चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पर, ठीक है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये कि कॉपीराइट उल्लंघन का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे जो हम लोग मॉडल आंसर शेयर करते हैं आप लोगों के साथ ना, वो हम लोग का एक मटेरियल, हम लोग मेहनत करके उसको बना रहे हैं। अगर आप लोग उसको किसी और को साथ शेयर करने लगेंगे, किसी फ्री ग्रुप में अपलोड करने लगेंगे, तो हमारी जो एफिशिएंसी ना बहुत डाउन हो जाएगी, हम लोग मेहनत नहीं कर पाएंगे। हम लोग को मेहनत करने के लिए पैसे की आवश्यकता है। किसी भी टीम को, किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, ये बेसिक नीड है, ठीक है। ह्यूमन का जो बेसिक नीड होता है दोस्तों, वो होता है पैसा। रोटी कपड़ा मकान, सबके लिए पैसा चाहिए आप लोगों को, ठीक है। रोटी खाने के लिए भी, कपड़ा के लिए भी और मकान के लिए भी। तो उसके लिए पैसा हमें चाहिए और हम लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। तो इन सब चीज़ों से बचिएगा। उस मटेरियल को आप लोग कहीं और शेयर मत करिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आप लोगों के लिए कि 6 PM पर क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जाएगा, ठीक है। 24 घंटे के अंदर प्रयास करिए कि आंसर लिख करके अपलोड कर दीजिए, ठीक है। मॉडल अंतर यहाँ पर 24 घंटे लिखा हुआ है, हालांकि इसमें देरी हो सकती है, ठीक है। 2 से 3 दिन लेट आप लोगों को मॉडल आंसर मिलेगा, ठीक है। इसके लिए निश्चिंत रहिए। देखिए अच्छी चीज़ों के लिए आप लोगों को थोड़ा मेहनत, मतलब थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मॉडल आंसर जो मिलेगा बेस्ट मिलेगा, इस बात की गारंटी है। लेट हो सकता है 2 से 3 दिन, तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। दूसरी बात, सप्ताह में 6 दिन का उत्तर लेखन होगा, 1 दिन का अवकाश दिया जाएगा, जो कि आप लोगों के लिए होगा कि आप लोग उस समय अपने आप में फिर से एनर्जी को फिर से रिबिल्ड करिए, एनर्जी फिर से क्रिएट करिए, ताकि अगली बार जब आंसर राइटिंग स्टार्ट हो तो आप लोग फिर से एनर्जेटिक होकर के आंसर राइटिंग करेगा, ठीक है। कॉपी आंसर जो कॉपी है दोस्तों, वो 48 से 72 घंटों के भीतर चेक होकर मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और मार्जिन छोड़कर लिखना है। एक जो इंपॉर्टेंट बात है, देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को जो कॉपी सबमिट करनी है उसकी PDF बना के सबमिट करनी है, पहली बात, ठीक है। आप लोगों को इमेज अपलोड नहीं करनी है, ठीक है। ये नहीं कि आपने फोटो खींचा और फोटो अपलोड कर दिया, ये चेक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। PDF ही चेक होगी, इमेज चेक नहीं होगी। और इसी कारण से बहुत सारे लोगों की कॉपी लेट होती है चेक होने में, तो ध्यान रखिएगा, पहली बात। एक ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। दूसरा ध्यान आप लोगों को रखना है कि जब आप लोग PDF बनाइए, तो देखिए PDF बनाने के लिए आप लोग कई सारे ऐप यूज कर सकते हैं। भारत स्कैनर, एडोब स्कैन, कैम स्कैनर, स्कैनर गो, तमाम तरह के ऐप है मार्केट में, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कॉपी को रीनेम जरूर करना। जब आप PDF बनाइएगा, PDF को रीनेम करना कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीनेम कैसे करेंगे आप लोग? आपका नाम, आपको जो नाम है, किस डे की कॉपी है, Day 1 या फिर Day 2, Day 3, जो भी है, तो नेम Day 1, Day 2, Day 3 ये लिखना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको इससे पहले ENG जरूर लिखना पड़ेगा। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग बार बार ऐसे कहते हैं कि सर मेरी कॉपी चेक नहीं है, मेरी कॉपी रह गई, मेरी कॉपी कहाँ है। तो उसके कारण होते हैं, 2-3 कारण होते हैं। या तो आपने इमेज अपलोड की होगी, या फिर आपने अपनी कॉपी में प्रॉपर आपने अपना नाम नहीं डाला होगा, या फिर आपने इंग्लिश शब्द नहीं लिखा होगा। देखिए समस्या क्या होती है समझिएगा। हमारी टीम 2 प्रकार की है, ठीक है। कुछ लोग हिंदी की कॉपी चेक करते हैं, कुछ लोग इंग्लिश की कॉपी चेक करते हैं, ठीक है। अब अगर आपने इंग्लिश नहीं लिखा है तो ये जो कॉपी है दोस्तों, ये कॉपी चली जाएगी हिंदी मीडियम में कॉपी चेक करने वाले के पास, ठीक है। तो वो उन कॉपी को चेक नहीं करेंगे, वो कॉपी छोड़ दी जाएगी। अब चूंकि अगर कॉपी छूट गई तो आप लोगों को मिलेगी नहीं, और मिलेगी नहीं तो आप लोग कहेंगे सर कॉपी मिलने में हम लोग को देरी हो रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ENG का प्रयोग करना है इंग्लिश मीडियम वालों को। ये इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और एक इसके साथ और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बात ये कि कॉपी सिर्फ ग्रुप में अपलोड करनी है, पर्सनली किसी भी मेंबर को नहीं भेजनी है। अगर आप पर्सनली भेजते हैं तो कॉपी चेक नहीं होगी, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहां पर टीम का कोई दोष नहीं होगा, ठीक है। जैसे क्या हुआ ना, मैं ये बात क्यों बोला, मैं आप लोगों को कारण बता देता हूँ। एक सज्जन थे, ठीक है, जिन्होंने बैच ज्वाइन किया। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं कॉपी भेजूंगा पर्सनली, मैं कॉपी ग्रुप में अपलोड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है और मैं इसको दूसरों से शेयर नहीं करना चाहता। भाई मैंने कहा कि सर देखिए, कोई एक सिस्टम होता है, कोई एक सिस्टम वर्क करता है तो उसका एक तरीका होता है कि हम ऐसे ही वर्क कर सकते हैं। अगर हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट पर्सनली कॉपी भेजने लगे टीम मेंबर को, तो कॉपी तो चेक ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। कॉपी तो बर्बाद हो जाएगी फिर वो। तो अब वो इस बात पे जिद पड़ गए कि नहीं, हम, वो मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, हम उसको अपने पास ही रखेंगे, हम उसको ग्रुप में अपलोड नहीं करेंगे।
हालांकि सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग का ये कोई प्रोविजन नहीं है। कॉपी आपको ग्रुप में ही अपलोड करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, जो भी प्रश्न में आप लोगों को समस्या आती है ग्रुप में बताइएगा, डिस्कशन किया जाएगा वीकेंड पर या फिर मंथली एंड में आप लोगों को क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाएगा। कई क्वेश्चंस अगर आपको डाउट फंसते तो वॉइस रिकॉर्ड करके आप लोगों को ग्रुप में बता दिया जाएगा, ठीक है। और कॉपी चेक होने में अगर देरी हो तो परेशान ना हो, हम पूरा प्रयास करते हैं कि कॉपी टाइम पर आप लोगों को मिल जाए। हालांकि कई कारण से कॉपी देर चेक होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बता देता हूँ साफ साफ, अभी हम लोग की टीम में से कई लोग कोविड पॉजिटिव निकले हैं, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है कि कॉपी मतलब अब हम लोग क्या बताएं, मतलब वर्कलोड इतना बढ़ गया है और कोविड एक ऐसी समस्या है कि उसका हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग बहुत ही देरी हुई है, बहुत समस्याएं, मेंस की टेस्ट चल रही थी, ठीक है। एक समस्या ये भी है, तो थोड़ा बच के रहिएगा, मतलब संभल के रहिएगा, परेशान मत, आप लोग भी अपना हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा और परेशान मत होइएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात और है दोस्तों कि उत्तर लेखन न करने पर आपकी कोई फीस वापस नहीं की जाएगी और अगले बैच में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हम लोग का पूरा सृजन का इंस्ट्रक्शन हो गया, शेड्यूल हो गया, सिलेबस हो गया, हमने चर्चा कर ली है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग फॉलो करिएगा, बेस्ट है। आंसर राइटिंग ज्वाइन कर लीजिए और आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों के साथ सृजन के आंसर राइटिंग के बैच में, जहाँ पर आप लोग ज्वाइन करके आंसर राइटिंग करेंगे तो आप लोगों को लाभ होगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।